विकास कहेंगे। यानी कि बच्चे के अंदर जो भावना है किसी के प्रति, है ना, तो क्या होगा, या तो उसकी भावना होगी या संवेग होगा या अनुभूति होगी, और उसी को क्या करेगा, वो किसी के सामने व्यक्त करेगा, पेश करेगा, या उस पे नियंत्रण करेगा। और इसी की क्षमता, विकास करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, भावनात्मक विकास, है ना, कि बच्चा वो बोल पाता है या नहीं, या उस चीज को कंट्रोल कर पाता है या नहीं। जैसे किसी पे गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तो भैया वो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं, या किसी को हमें कोई बात बोलनी हो तो हम बोल पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारा बच्चा देखेगा हेजिटेशन होता है बोलने में, है ना, डरता है, यार हम बोलेंगे क्या पता गलती हो जाए वगैरह वगैरह, राइट। तो वो क्या कहीं ना कहीं अपने मन में क्या एक भावना पैदा किया हुआ है पहले से ही कि हम बोलेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे। लेकिन उसको क्या करना होता है, उसके डर को हटाना पड़ता है, ठीक है ना। अब वो कब हटाएगा, जब उसमें हम कुछ विकास के रूप में डालेंगे तब। या तो टीचर उसको मोटिवेट करे, प्रेरणा दे कि बेटा कोई बात नहीं, बोलो, गलती होता है, गलती से ही क्या होगा, सुधार होगा। तो वही बात यहां कहता है, तो कहता है कि भावना जो है, भावनाएं हमें टोटल भावनाओं के 8 आयाम देखे गए। कितने आयाम, 8 आयाम देखे गए, जिसको हम खुशी, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता और आश्चर्य के रूप में देखते हैं। कितने आयाम में, 8 आयाम में। कौन कौन से, खुशी, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता और आश्चर्य, है ना। यानी ये क्या है, हमारे भावना है। जैसे मोबाइल में देखिए ना, इमोजी इमोजी आता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, इमोजी से माध्यम से हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, है ना। हंसने का होता है तो सीधा एक खिलखिलाता हुआ हम इमोजी भेज देते हैं, है ना, ताकि हम वो सामने वाले को कहें कि हम बड़ा हंस रहे हैं जी, राइट। तो ये चीजें, तो वही कहता है कि जो भावनाएं हैं, भावनाएं किसको कहेंगे, तो किसी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक अवस्था को कहेंगे। क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक अवस्था को कहेंगे, जो किसी परिस्थिति या व्यक्ति या घटना के प्रति क्या होगा, प्रतिक्रिया के रूप में दिखेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, भावना कहेंगे। भाई किसी को देख के खुशी हो रहा है, किसी को देख के दुख हो रहा है, किसी को देख के क्रोध आ रहा है, तो उसको हम क्या करें, प्रतिक्रिया ही तो कर रहे हैं ना, हम अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं सामने वाले के प्रति। जैसे हम कल भी बोले थे कि भैया आपका दोस्त क्या हो जाए, पास हो जाए तो आप खुश होइएगा, लेकिन वही दोस्त, आपका दोस्त फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो आप दुख होइएगा। अगर आपकी जगह सेकेंड डिवीजन आपका दोस्त हो गया तो फर्स्ट डिवीजन आप दुख होइएगा, यार साला फर्स्ट डिवीजन आ गया, है ना। मन में थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है। 3 इडियट मूवी देखिए, उसमें भी ये डायलॉग बोलता है ना, देखे होंगे, भाई अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है ठीक है, तो वो चीज है। फिर आता है भय, है ना। भय मतलब मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई हो जिसके कारण हमारे दोस्त का या किसी भी परिवार का या संबंधी का किसी नुकसान हुआ, है ना। अगर किसी का चोट लग गया हो या कोई किसी ने मारा हो, फलना व्यक्ति आगे कह रहा है कि अरे यार मुझे उस रोड पे गया, मुझे उस रोड पे मत जाना, तो वहां पे ना कुछ लूट मार हो रहा है, तो क्या आप डरिएगा कि नहीं जाने से, एक भय होगा, क्योंकि ये भय आपके किसी प्रति आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके वातावरण से आपको देखने को मिला, दोस्तों से देखने को मिला या परिवारों से देखने को मिला, यानी आपके अंदर वो भावना तो आई ना। फिर वो कह रहे हैं वहां मत जाना, कोई चुड़ैल लटकी पड़ी, तो तुम जाओगे वहां पे, है ना। लोग कहते हैं श्मशान जाके देखो, रात में जाते हैं, क्यों, एक भावना डाली गई है कि भाई श्मशान में रात में भूत तरफ फिरते हैं, तो भाई भय है वहां पे, ठीक है। क्रोध, क्रोध कब आएगा, जब आप करना कुछ चाहते हो लेकिन आपको वो करने नहीं दिया जा रहा हो, है ना, तब आएगा, ठीक है। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड भगा के ले जाए आपका दोस्त, तब आएगा। किस पे आएगा, गर्लफ्रेंड पे कि दोस्त पे, दोस्त पे, गर्लफ्रेंड पे नहीं आएगा उस समय गर्लफ्रेंड आपकी क्या होगी, फिर भी आप ही की होगी, लेकिन किसके ना, यार मेरा दोस्त ना मेरी गर्लफ्रेंड को भगा ले गया, ये नहीं कहोगे कि गर्लफ्रेंड दोस्त को भगा ले गई, ठीक है। वहां पे मेन गुस्सा किस पे आएगा, दोस्त पे आएगा, इस साले हम पे क्या, मेरे पीठ पीछे चूरा फूक रहा था, है ना। लड़की को नहीं कहोगे, किसको कहोगे, दोस्त को कहोगे, ठीक है। तो ये चीज है। प्रेम, जहां पे भाई, जहां पे स्नेह है, प्रेम है, बात विचार अच्छे हैं, तो वहां पे एक दूसरे के बीच में प्रेम देखने को मिलेगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या किसको होएगा, जहां पे किसी देख के हमें उसके विपरीत क्या हो जाए, ईर्ष्या होने लग जाए। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, कि भाई एक लड़की है, आप भी लाइन मार रहे हैं, हम भी लाइन मार रहे हैं, है ना, तो ईर्ष्या, यार लाइन में ये भी आ गया, हम एक लाइन में तो लगले ही थे, और एक ये और आ गया बीच में, तो हमसे आपसे क्या होगी, ईर्ष्या देखने को मिलेगी। चिंता होगा, यार कहीं पटाखे लगना चाहिए, है ना, ईर्ष्या चिंता किस बात की, यार पटाखे तो
हम तो गए काम से, ठीक है, आज क्या हो जब पटा लेगा तब, यार ये तो पटा लिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये सब क्या है, अलग अलग परिस्थितियों के आधार पे हम अपने आप को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसके आधार पे, खुशी, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता और आश्चर्य के रूप में, और इसी को हम क्या कहेंगे, भावना कहेंगे, ठीक है। तो उसी भावना को क्रो एंड क्रो क्या कहता है, डिफाइन करता है कि भावनात्मक विकास, कौन सा विकास, भावनात्मक विकास व्यक्ति की भावनाओं के परिष्कार और नियंत्रण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, तो परिष्कार और नियंत्रण की प्रक्रिया। परिष्कार मतलब जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको बोलेंगे, और नियंत्रण जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको बोलेंगे। जैसे गुस्सा आ रहा है, देख सामने चला जा, मैं थप्पड़ मार दूं, ठीक है ना, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, किस पे, क्रोध पे, है ना। रोना आ रहा है, लेकिन ना लड़के रोते नहीं है जी, कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। वही लड़कियों की तो तुरंत बेबिया के रोना चालू, करना चालू, राइट, क्यों, क्योंकि नियंत्रण नहीं कर पाती, ठीक है ना। परिष्कार मतलब हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते, यानी कि हम किसी के सामने पेश हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वही कहता है क्रो एंड क्रो। तो क्वेश्चन कहां से देखिए पूछेगा, इसमें सीधा क्वेश्चन दे देगा, यहां से लेके यहां तक का स्टेटमेंट दे देगा, और ये कहेगा कि यह वाक्य किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, समझ गए, तो किसके द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, समझ गए। तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने भावनात्मक विकास का परिभाषा देते हुए कहा कि भावनात्मक विकास व्यक्ति की भावनाओं का परिष्कार एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसकी विशेषताएं क्या है, क्या किसका, भावनात्मक विकास का। तो कहता है इसकी विशेषता है जन्मजाति और अर्जित दोनों के आधार पे, विकास के साथ परिवर्तन के आधार पर, फिर कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे, सामाजिक वातावरण से प्रभावित के आधार पर, और सीखने से प्रभावित करता है। यानी कि अगर आपको मूल रूप से, ये तो इधर क्या है, इसकी स्पष्टता है, लेकिन मूल विशेषता क्या है, तो जन्मजाति होगा, डीएनए के आधार पे। देखते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, अरे माँ बाप का लक्षण है, या इसके दादा दादी का लक्षण है ना, माँ बाप इसके थोड़ा इमोशनल है तो बच्चा भी इमोशनल है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। मैये बाबू राड है तो बचवा राड से थोड़ी मिलते, वो तो राडे निकलते, कहते हैं कि नहीं कहते, रीजन क्योंकि वो उसके डीएनए में है। अब वो सीखा कहां से, अर्जन कहां से किया, अपने माता पिता से किया। अब वो क्या कहलाएगा, जन्मजाति, यानी जन्मजाति किसके आधार पे, तो भैया डीएनए के आधार पे, है ना। तो वही कहता है कि कुछ भावनाएं जो होती है जन्मजाति होती है, और जो कि कुछ अनुभवों से विकसित हो। अनुभव मतलब जो आसपास में वो वातावरण में जिस माहौल में पल बढ़ रहे हो, परिवेश में रह रहे हो, तो वहां से क्या कीजिएगा, अर्जन कीजिएगा, है ना। और अर्जन किए तो वो आपके अनुभव होंगे, और उसी अनुभव के आधार पर आप क्या कीजिएगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिएगा। अगर कोई आप अगर किसी घर में जा रहे हो, वहां पे गाली गलौज का माहौल है ना, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, गाली दीजिएगा कि सभ्य रूप में बैठिएगा, गाली दीजिएगा। लेकिन कितना भी गाली देने वाले आदमी हो, लेकिन आप बहुत ही सभ्य फैमिली में जा रहे हैं, तो वहां का जो परिवेश आप देखोगे, तो क्या आपके मुंह से गाली निकलेगा, नहीं निकलेगा। रीजन, क्योंकि वहां वो आपका परिवेश नहीं है ना, वो आपको माहौल नहीं मिल रहा, तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा कहता है विकास के साथ परिवर्तन। अब विकास की प्रक्रिया क्या है, सतत चल रही है। अब सतत चल रही है तो भाई बढ़ने, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, भावनाओं में भी क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हम अपनी भावनाओं को क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, नॉर्मली खाने पीने के लिए रोएगा, है ना, वो अपनी रोने के भावनाओं से क्या कहेगा, अपनी भावना को व्यक्त करेगा। लेकिन वही थोड़ा सा भाषा सीख लेगा तो क्या कहेगा, हमको खाना दे दो, पानी दे दो, राइट। लेकिन वही और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेगा, मम्मी हमको खाना चाहिए और यही चाहिए। मतलब क्या कर रहा है, एज के आधार पे अकॉर्डिंगली उसकी भावना क्या कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है, बढ़ोतरी भी हो रही है, परिवर्तन भी देख रहा है। तो उसी के आधार पे वो नियंत्रण करने की क्षमता भी क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, हर बच्चा क्या एक जैसा होगा, एक ही परिवार में आप भाई बहन होंगे, क्या सभी भाई बहनों की भावना एक जैसी होगी, नहीं हो सकता। कोई शांत स्वभाव का हो आपका भाई, लेकिन छोटा भाई आपका बदमाश हो विचार में, है ना। ये होता है कि नहीं होता, होता है। क्या हर भाई एक जैसा होता है, नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब हर बच्चे के अंदर भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। फिर कहता है सामाजिक वातावरण से प्रभावित होना।
मतलब समाज भी आपको क्या करेगा, सिखाए। समाज कहते किसको है, तो परिवार, विद्यालय और समाज। समाज मतलब जो साथी सहयोगी है उसको मिला के हम क्या बोलेंगे, समाज बोलेंगे। ठीक है, तो भाई आप विद्यालय में जा रहे हो, विद्यालय में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, है ना। अब वो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग परिवेश में रहने वाले लोग हैं, तो उनसे भी कुछ सीखिएगा। अब बच्चा ज्यादातर कहाँ सीखता है, शुरुआती तौर पे तो परिवार से सीखता है, लेकिन जब परिवार से वो विद्यालय में परिवेश होता है तो सबसे ज्यादा कहाँ सीखता है, विद्यालय और अपने समाज से सीखता है, परिवार से नहीं सीखता। क्यों, क्योंकि परिवार से ऑलरेडी वो सीख चुका है जो जो उसको सीखना था, अब प्रारंभिक काल में ही सीख गया वो, है ना। 0 से 2 वर्ष या 3 वर्ष की उम्र में जब तक विद्यालय नहीं गया वो सीख चुका है। ठीक है, अब बारी किसकी आई, विद्यालय और समाज की। लोग बाद में कहते हैं यार हम पहले ऐसे नहीं थे, दुनिया हमको ऐसा बना दिया। क्यों, क्योंकि भैया वो समाज ने उसके प्रति कुछ ऐसा काम किया जिससे उसको क्या हुआ, वो सीख मिली। समझ गए ना। तो वो चीज कहते हैं भाई हम धोखा खाए हुए आदमी, तो धोखा खाए हुए आदमी किससे खाया, समाज के रहने वाले लोगों से खाया। ठीक है, तो क्या आगे के डेट में उस तरह की प्रवृत्ति का कोई आदमी आए और कहे कि भैया हमको मदद कर दो, तो क्या वो मदद करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो धोखा खा चुका है। ठीक है, तो वही कहता है दूसरा के आधार पे क्या, उस पर गहरा प्रभाव डालता है। कौन, तो परिवार, विद्यालय और समाज। ठीक है, फिर कहता है सीखने का प्रभावित करता है, ये यानी कहने सीखना मतलब अधिगम करना। ठीक है ना, तो कह रहा है सकारात्मक भावनाएं क्या करता है, अधिगम को बढ़ाती है। यानी पॉजिटिव अगर चीज रहेगा तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, और निगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो निगेटिव बनाएगा। यानी नकारात्मक भावना आपको क्या करेगा, सीखने में बाधा डालेगी, और वही पॉजिटिव भावनाएं क्या करेगी, आपको अधिगम करने में बढ़ोतरी करेगा, है ना। कहते हैं ना पॉजिटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हर लोग बोलते हैं भैया बी पॉजिटिव रहो सब अच्छा होगा, है। निगेटिव रहने कोई बोलता है, नहीं बोलता। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब आइए 4 नंबर पे, सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए। चार अवस्था है हमारे पास। कैसा अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, 4 अवस्थाओं के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं जब शारीरिक परिवर्तन देख रहे थे तब। लेकिन अभी हम बात किए पिछले यूनिट में ही की विशेषताओं में कि भैया ये क्रमबद्ध क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है भावनाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती है या बदलती रहती है। ठीक है, तो शैशवावस्था में उसके अंदर किस तरह की भावना देखने को मिलेगा, तो बच्चा क्या करेगा, खेले कूदेगा, है ना। डांटोगे तो वो क्या करेगा, डरेगा भी, डरता ही नहीं। जैसे बच्चों कहते हैं रे बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, कहते हैं ना, क्यों, कि ताकि बच्चे के अंदर कोई डर पैदा ना हो, ये ऐसा ना हो कि मन में एक वो अनुवांशिकता रूप में बना ले कि नहीं ये चीजें ना गलत, है ना, डर पैदा हो जाए, तो इसलिए बच्चों को डांटते नहीं है। ठीक आता है क्रोध आना। अब देखिएगा बच्चा अगर कोई खिलौना खेलना चाहता हो लेकिन उसको वो खिलौना खेलने के लिए नहीं मिल रहा, तो बच्चा क्या करता है, छिड़ियाने लग जाता है थोड़ा सा, है ना, जिद बांधने लग जाता है कि नहीं हमको ये चाहिए, है ना, या फिर रोने बिलखने लग जाएगा, है ना। जब उसको फिर वो चीज दे दीजिएगा तो क्या करेगा, या तो उसके साथ खेलेगा तो या तो उसको फेंक ही देगा। क्यों, गुस्से क्रोध में कि भाई तुम पहले कहने दिए, समझ गए। तो ये चीज है। फिर आता है लगाव। लगाव सबसे बड़ा फैक्टर है आपके शैशवावस्था के आधार पर, भावनाओं के आधार पर। बच्चा किससे जुड़ेगा, सबसे पहले अपने माँ से जुड़ता है, और इसीलिए सबसे पहला शब्द कौन सा निकलता है बच्चों का, माँ का शब्द निकलता है। रीजन, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो सबसे पहले गोद में किसके गया, माँ के। लेकिन वहां से जुड़ाव नहीं जुड़ा। जुड़ाव कब जुड़ा, जब 6 महीने तक माँ उसको दूध पिला रही है या उसके अपने गोद में खिला रही है, तो वहां से जुड़ा, है ना। बच्चा वही अगर 1 साल का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 1.5 साल का बच्चा हो या 2 साल का ही क्यों ना, आपके गोद में भी क्या तुरंत आ जाएगा, नहीं, जब तक वो आपको पहचानेगा नहीं। जब वो थोड़ा सा आपको पहचानेगा तो तुरंत आपके बच्चा आपके गोद में आना चलो। कुछ बच्चा होता है जो यूं ही लिए तुरंत आ गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक आपके गोद में नहीं रहेगा। रीजन, क्योंकि आपको उतनी अच्छे से वो पहचानता नहीं है। लेकिन वही आपको बहुत अच्छे से दिन रात आप उसके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं ना, वो आपको निरंतर देख रहा है, तो बच्चा आपके गोद में हमेशा रहेगा, है ना, जिद नहीं करेगा, या मम्मी पापा को उतना ज्यादा खोजेगा नहीं। ठीक है, तो क्या है, लगाव है। लगाव के कारण ही तो बच्चा आपके गोद में आ रहा है ना, अदरवाइज आएगा कभी नहीं आएगा। तो ही कहता है कि इसकी विशेषता क्या है देखने को, यानी कि अगर बच्चे के अंदर 0 से 2 वर्ष में भावना जो होगी तो ये भावना उत्पन्न होगी, और उसमें क्या विशेषता है, तो भैया वो माँ के साथ
माँ के साथ क्या करेगा, भावनात्मक लगाव विकसित करेगा और सुरक्षा और स्नेह का अत्यधिक आवश्यकता इस क्रम एज में देखने को मिलती है। यानी कि बच्चा को क्या चाहिए, चाइल्ड केयर, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, है ना। तो उसको क्या, बच्चा प्रेम खोजता है, लुलु लुलु बुलु बुलु करते रहो तो भैया बच्चा खुश, है ना, खिलवाते रहो। अगर उसको कहोगे भैया तुम शांति से बैठो, क्या वो शांति से कभी बैठेगा बड़े लोगों की तरह? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कुछ करना है, राइट। उसके साथ खेलते रहिए, आपके साथ वो खेलते रहेंगे, ठीक है। जब थक हार जाएंगे तो अपने आप वो सो जाएंगे, समझ गए। तो ये चीज है। खैर, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, जब बच्चा भाषा उषा सीख गया, थोड़ा बहुत बोलना, तब वहां क्या करेगा, जिज्ञासा की भावना देखने को मिलेगी। किसकी भावना, जिज्ञासा की, है ना। वो हर चीज जानने का इच्छुक करेगा, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है ना। तो कब, क्यों, कैसे का सवाल जो है सबसे ज्यादा बच्चा उत्पन्न करना चालू करता है। दूसरा, ईर्ष्या भी होगी। जैसे मान लीजिए कोई भाई बहन है, या भाई भाई है, या बहन बहन है ना। आप उसको कोई लाके सामान ला के दे रहे हो, भाई को दिया आपने कुछ और सामान, बहन को दे दिया आपने कुछ और सामान। अब बहन को क्या लगा, भाई को अच्छा मिल गया, भाई को क्या लगा, बहन को अच्छा मिल गया, दोनों आपस में लड़ाई, है ना। ना आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं, आप हमको कम प्यार करते हैं। वो भी कहेंगे ना आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं, आप हमको कम प्यार करते हैं। रीजन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वहां पे ईर्ष्या कर रहे हैं, समझ गए ना। तो अगर इसलिए आज के डेट में क्या करता है गार्जियन, एक काम कर भाई, ऐसी झंझट खत्म कर, दोनों को एक ही चीज चिपका दो, न तेरा न मेरा, दोनों खुश रहो। करते हैं ना। कपड़े भी लाएंगे तो दोनों के सेम कलर, आमतौर पे देखिएगा समाज में, है ना, भाई भाई होंगे या बहन भाई बहन होंगे तो लगभग कपड़ा सेम कलर का रहेगा, है ना, ताकि कलरिंग के आधार पे भी लड़ाई ना करे। हाँ, उसको अच्छा कलर ला के दिया, मैं खराब कलर ला के दिए, ठीक है। तो ये चीज है। फिर कहता है आत्म अभिव्यक्ति, है ना। कौन सा अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि जिसको हम कहेंगे सेल्फ मोटिवेशन वाला शिक्षण, या अपने अंदर आत्मा की आवाज की बात करेंगे। तो भाई बच्चा क्या करता है इस समय अपने मन में ही कुछ अपना विचार करना चालू करता है। कुछ भावनाएं आपको शायद वो ना बोले, अपने मन में ही रखे, है ना। उसको पता है कि अगर बोलेंगे तो हमको मिलेगा तो है नहीं, पता चला थप्पड़ खा जाए, तो बच्चा उस पर नहीं बोलेगा आपसे, है ना। बस क्या होगा, मुंह फुलाए बैठे रहेगा, है ना। पूछेगा क्या हुआ, कुछ नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि अपने अंदर वो क्या है, समाये हुए बैठा हुआ है, ठीक है। फिर कहता है कल्पनाशीलता, यानी भैया बच्चा क्या परिकल्पना करना चालू कर देगा, है ना। किसी अपने यार अगर मम्मी को बोलेंगे ना तो मम्मी हमको मारेगी, बच्चा करता है ना, कोई गलती कर दिया ना भी या सही भी क्या हो तो भी उसको लगता है ना हमको मम्मी मारेगी। रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी उसको यूं ही मारते रहती होंगी, तो एक परिकल्पना कर लेता है कि भाई हमको मम्मी मारेगी, समझ गया ना। तो ये चीज क्या है, बच्चे को 2 से 6 वर्ष में देखने को मिलता है। तो वही कहता है कि भैया कल्पना शक्ति का प्रबल होता है इस एज में, साथ ही साथ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शीघ्र होती है और तुरंत बदलती रहती है ना। बच्चा के यहाँ मूड क्या हो रहा है, स्विंग होता है तुरंत तुरंत। अभी कुछ करना चाह रहा है, 2 मिनट का नहीं हमको अब नहीं करना, अब हमको ये करना है, ठीक है। तो ये चीज होता है। अगला है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या बच्चा कहेगा, अब देखो यहाँ बच्चा सहयोग करे, क्यों, क्योंकि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, कुछ सीखा है, पढ़ लिख रहा है ना। तो उनके अंदर क्या है, कुछ वस्तुओं का भी ज्ञान है, क्योंकि ये अमूर्त काल, सॉरी मूर्त काल में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया, जो कि आपका पियाजे का सिद्धांत के आधार पे बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे छोटे मोटे दोस्ती यारी भी करता है। जैसे अपने सगी संबंधी जो भी पढ़ने लिखने या खेलने कूदने वाले लोग होंगे उसके साथ क्या करेगा, ये खेलेगा, है ना। तो बच्चा वहां पे सहयोग करना की बात चालू करेगा, राइट। जैसे क्लास में ही बच्चा पेन, अच्छा लो मेरा पेन नहीं यूज कर लो, होता है ना ये चीजें। तो वो चीज ठीक आता है, ये मित्रता करता हुआ देखने को मिलेगा, दोस्त बनाएगा बच्चा, है ना। दोस्त कब बनाएगा, जिसका विचार मिलेगी, भावनाएं मिलेंगी, है ना, उसी से क्या करेगा, दोस्ती करेगा। फिर कहता है आत्मसम्मान का भी भावना इनके अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट, समझ गए ना, क्या बोलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी बच्चा इस समय में क्या छोटी छोटी बातों का भी क्या करेगा, बुरा मान सकता है ना, नहीं वो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा। तो ये चीज। दूसरा, गर्व भी करेगा। गर्व कैसे करता है, मान लीजिए आपके माता पिता बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं या कुछ अच्छा कमाते दमाते हैं, तो बच्चा अपने आप पे क्या करता है, गर्व है, हमको जो मिलता है, हम जो जो चाहते हैं हमको मिल जाता है ना।
अब पुलिस पुलिस में कोई बच्चा देते तो बच्चा को डराता भी रहे, ज्यादा बोले ना मैं पापा को बोल देंगे, मेरे पापा पुलिस में, बोलता है कि नहीं, ठीक है ना। तो बच्चा एक दूसरे बच्चे को क्या करता है, डराता है, तो वो भी कहता है तोर पापा पुलिस में तो हमरो पापा मंत्री है, ठीक है। रीजन कि वो उसको पता है कि भैया हम अपने माँ बाप पे क्या है, गर्व कर रहे हैं, है ना। तो उस आधार पे वो गर्व भी करता है, या अपने आत्मविश्वास में भी गर्व करता है, खुद में भी कि हाँ हम मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ये सामाजिक स्वीकृति का महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी सामाजिक रूप से वो क्या होता है, वो उसकी रिस्पेक्ट वैल्यू बढ़ जाती है, समाज उसको अपनाता है, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है वो नियमों को समझता है और उस नियम को मानने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रीजन क्योंकि ये उस क्रम में घुस जाता है जहां पे वो कहाँ हो जाता है, परिपक्वता का एज में घुस जाता है। कहाँ घुस जाता है, परिपक्वता के काल में। और जब परिपक्वता हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, किशोरावस्था। और जब यहाँ घुसेगा तो बच्चा क्या खोजेगा, अपनी पहचान खोजेगा, ताकि लोग मुझे अपने नाम से जाने, है ना। तो लोग कहते हैं ना भाई 10th पास किया, तो 10th पास किया मतलब कि भाई लोग उसको जाने पहचाने, है ना। क्लास में फर्स्ट लाएंगे, स्कूल में टॉप करेंगे तो लोग मुझे जानेंगे पहचानेंगे, मुझसे दोस्ती करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर कहता है तनाव भी रहता है उसका, है ना। बच्चा यार बहुत पढ़ना है, बहुत टेंशन है ना। आजकल को बच्चों तो ज्यादा पूछो तो वही कहता है, अरे सर आपको क्या पता बहुत पढ़ना होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई ना हो, ठीक है। छोटे बच्चे अगर घर परिवार में है उनसे पूछिए बेटा क्या, अरे आपको समझ में नहीं आएगा, हमारे हमारा ना, अच्छा हमके लिए तुम कुछ और ही पढ़ रहे हो, हम कुछ और ही पढ़े होंगे, कहता है हमारी पढ़ाई अलग है, ठीक है ना। तो ये क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप में समझता है कि भाई हम जो तनाव ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो सब दुनिया में सबसे बड़ा तनाव, दुनिया का बोझ मेरे ऊपर ही है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात कही भी गई है कि सबको जो दुख होती है, सबको अपना दुख सबसे बड़ा दुख लगता है ना, सबको अपने व्यक्तिगत रूप में। तो वही चीज बच्चा भी यहाँ सोचता है, तो इसलिए तनावपूर्ण भी है, क्योंकि पढ़ना लिखना है, तर्क करना है, याद करना है, सोचना है, समझना है, तो हर चीज का क्या, और जहां पे ज्ञान प्राप्ति की बात है कि संज्ञान की बात है कि तो वहां तनाव आना तो स्वाभाविक है, ठीक है। फिर कहता है आत्मचेतना भी करता है, यानी देखते बच्चा सोचता विचारता है ना। लोग माँ बाप पूछेंगे भी बेटा क्या सोच रहे हो, नहीं कुछ नहीं बस सोच रहा है ना, लेकिन बताएगा नहीं जनरली, यानी आत्मचेतना करना चालू कर देता है, खुद ही मन कुछ विचार करता रहता है, सोचता रहता है। दूसरा, भावनात्मक उतार चढ़ाव भी ज्यादा इस क्रम में देखने को मिलता, क्यों, क्योंकि इस क्रम में ना सबसे ज्यादा दोस्ती, सबसे ज्यादा प्यार, प्रेम, द्वेष, सब कुछ इसी काल में देखने को मिलेगा। इसलिए इस काल को खतरनाक काल भी बोला गया, ठीक है, जोखिम भरा काल। प्रेम मोहब्बत इश्क सब इसी में हो जाता है बच्चा, क्यों, क्योंकि भाई इसमें परिवर्तन किस चीज का होता है, हार्मोन का। किसका होता है, हार्मोन का, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं हार्मोन, ऐसे लिखते हैं ना जी, गलत हुआ तो उसको सही कर लेना, हिंदी थोड़ा सा मेरा कमजोर है, गरीब है उसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है तो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत अट्रैक्ट होने की भावना जो है ना, संबंध जोड़ने की भावना ज्यादा आता है। इसलिए यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और दोस्ती यारी जो होती है ज्यादा होती है, ठीक है ना। लड़का लड़का लड़कों में भी क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि द्वेष के आधार पे, जैसा भी हम बताए ना, द्वेष किसके आधार पे होगा, है हम भी उसी पे लाइन मार रहे, वो भी हम भी उसी पे, वो भी उसी पे मार रहा है, तो एक दूसरे से क्या होगी, ईर्ष्या होने लग गई, है ना। तो भाई दोनों में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लड़की किसी और से पट के चली गई, आपस में लड़े, ये तीसरा लग गया मजा कोई तीसरा, होता ना भाई, दो दो दुगाड़ा तीन बिगाड़ा, ठीक है। तो वही चीज है। खैर कहता है आत्म पहचान का विकास होता है किसमें, किशोरावस्था में। दूसरा, भावनात्मक अस्थिरता अस्थिरता अधिक हो जाती, क्यों, क्योंकि भावना क्या होती, एज बाई एज बदलता रहता है ना। कोई आज मान लो कोई और लड़की पसंद आ गई, तो कल के दिन पे गए यार ये और अच्छी दिख रही है, होता है कि नहीं, इस रूप में। तो ये चीज है, राइट। तो लोग कहते हैं लॉयल होना चाहिए, लॉयल तो तब होगा ना जब उसकी भावना अस्थिर होगी, यहाँ भावना क्या हो रहा है, बदल जा रहा है ना, समझ गए। तो ये चीज है,
जहाँ एक गाना भी है ना जी, उसमें क्या कहते हैं, जहाँ लड़की देखी हाथ में बजी हाथ से सीटी ताली, ऐसे कोई गाना एक है ना अक्षय कुमार के मूवी का, है ना। तो वही गाना वाला सूट करता है इसके आधार पे, ठीक है ना। तो वही वाला कहानी है कि भाई लड़की जहां देखी नारी वहां आंख मारी, है ना, एक कहावत भी है। तो वही वाली चीज है, ठीक है। खैर, एक कौन से है चौथा पॉइंट पे। अगला देखिए, कहता है कि भावनात्मक विकास अगर हो रहा है तो उसको कुछ ऐसा कुछ कारक तो होगा जो उसको प्रभावित करता होगा, है ना। तो भाई अभी ऊपर पहले भी बात किए थे, तो भाई कौन कौन से कारक हैं, तो भाई परिवार। अब परिवार से क्या मिलेगा, प्रेम और स्नेह मिलेगा सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर में, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा, सूर्या की भावना या उचित अनुशासन या भावनात्मक समर्थन, है ना। यानी कहने का मतलब परिवार क्या करता है आपके साथ, आपको हर तरह का स्नेह प्रेम देता है, आपको भावना देता है कि किसको छोटा मानना है, किसको बड़ा मानना है, किसको पैर छूना है, यानी हर तरह का आधार बताता है भावनाओं के आधार पे। फिर अनुशासन भी बताता है ना, कि बेटा बड़े से गलत बोली नहीं बोलते, छोटे से, है ना, प्यार से बात करते हैं वगैरह वगैरह, है ना। दूसरा, भावनात्मक समर्थन भी देता है कि अगर बच्चे का कोई भावना हर्ट होता है तो उसको क्या करते, अरे कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, है ना, सहानुभूति हम देते हैं उसको, ताकि बच्चा कंट्रोल हो सके। तो ये कौन देगा आपको, परिवार देगा, है ना। फिर आता है विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं मतलब वहां पे क्या है, शिक्षा का व्यवहार। अगर आपके साथ शिक्षक अच्छा व्यवहार करेगा तो आप भी शिक्षक के क्या मानिएगा, भाई ये हमारा फेवरेट टीचर है। लेकिन वही शिक्षक आपको डेली मारे, है ना, तो कहेगा ये मास्टरबा के क्लास हम नहीं कर पाऊ। करते कि नहीं करते। रीजन, क्योंकि भाई जिस तरीके का व्यवहार शिक्षक का होगा आप भी उसी के प्रति क्या कीजिएगा, प्रतिक्रिया कीजिएगा, है ना। क्योंकि अर्थ में हम पहले देखे थे कि भाई जिस तरीके का उसको व्यवहार देखने को मिलेगा या भावनाएं सर्जित होगी, उसी प्रकार से वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। अगर डिफिनेशन देखना है तो फिर से देखिएगा, यहां भी क्या करा, भावनात्मक विकास व्यक्ति की भावना का परिष्कार और नियंत्रण की प्रक्रिया है। फिर यहां देखिएगा, फिर कह रहा है कि बच्चे की भावना, संवेग, अनुभूतियां तथा उनके व्यक्त या नियंत्रण करने की क्षमता ही भावनात्मक विकास कहलाता है। तो अगर शिक्षक जिस आधार पे व्यवहार करेगा तो उसी आधार पे वो भी क्या करेगा, अपना व्यवहार शिक्षक के प्रति रखेगा। फिर कहता है सकारात्मक भावना। अब पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ मिलेगा आपको, स्कूलों में मिलेगा। हर चीज को आगे बढ़ने का क्रम देखा जाता है स्कूलों में कि बेटा ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, है ना, ऐसे सीखना चाहिए वैसे करना चाहिए, लोगों के प्रति ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ये भावनाएं होनी चाहिए, किसी को देख के या किसी देख ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो ये सब लोगों को क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है। फिर आता है सहपाठी संबंध। सहपाठी में सबसे पहले कहाँ बनता है, स्कूल में, है ना। जिससे विचार हमारा मिल रहा हो, हमारी भावनाएं मिल रही हो, उससे हमारी दोस्ती बिन बोले मेहमान की तरह हो जाती है, ठीक है। फिर आता है गतिविधियों में भागीदारी भी कौन दिलाता है, स्कूल दिलाते हैं। देखते हैं कल्चरल एक्टिविटी कराते हैं, म्यूजिक कराते हैं, डांस कराते हैं, तो वहां पे भाई क्या करते हैं, आपस में सभी ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद अपना वो करिकुलम करते हैं, या फिर कोई साइंस का प्रोजेक्ट दे दिया या कोई भी चीज करवा दिया, खेल कूद करा दिया, तो वहां क्या कर रहा है, गतिविधि में भाग रहे हैं, किसके साथ, विद्यालय में बैठे हुए सभी सहपाठियों के साथ, ठीक है। तो वो भी क्या, एक भावना का व्यक्त करना हो गया। फिर आता है सामाजिक वातावरण, ये भी आपका आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, जैसे कि संस्कृति के आधार पे, है ना, जिसकी अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन क्या करते हैं हम उसके संस्कृति को हम रिस्पेक्ट करें तो वो भी हमारे संस्कृति को क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। अगर हम मुस्लिम की रिस्पेक्ट करें तो मुस्लिम हिंदू की रिस्पेक्ट करेगा, करता है कि नहीं करता, है ना। लेकिन लोग इसी संस्कृति का फायदा भी उठाते हैं, तो ये भी चीज है। फिर कहता है सामाजिक मूल्य, जितने भी सोशल वैल्यूज है ना, समाज में जितने भी प्राणी रह रहे हैं, अलग अलग जाति धर्म के रह रहे हैं, मूल वर्ग के रह रहे हैं, तो हम उनकी एक वैल्यू देते हैं। अगर वो उसको हम वैल्यू देंगे तो हमको भी वैल्यू देगा, समझ गया, अगर समुदाय के रूप में देखा जाए तो, ठीक है। तो वो चीज है। फिर आता है परंपराएं और रीति रिवाज, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग परंपरा देखने को मिलती है समाज में, और हर परंपरा और रीति रिवाज में क्या है, अलग अलग भावनाएं जुड़ी होती है, समझ गया ना। कहीं देखिएगा जैसे हिंदू धर्म देखिएगा तो भाई ब्राह्मणों की रीति रिवाज अलग है, तो राजपूतों के रीति रिवाज अलग है, तो भैया छोटे जातियों के रीति रिवाज अलग है, या जो आम अलग अलग बीच में ओबीसी कैटेगरी के जाति देखिएगा तो उसमें रीति रिवाज अलग है ना। तो उसी के आधार पे क्या अलग अलग परंपराएं भी हैं, जैसे कहते हैं ना भैया ये हमारी परंपरा नहीं है,
जैसे राजवाड़े के खानदान में क्या बोलते थे कि हमारी परंपरा ऐसी नहीं है, हम सिर्फ राजवंशी ही परिवार में क्या करेंगे, निकाह करेंगे, फिर विवाह करेंगे, निकाह नहीं करेंगे, ठीक है ना, विवाह करेंगे। ठीक है, तो वैसे वो क्या है, वातावरण ही बता रहे ना, और उसी के आधार पे उसके बच्चे के अंदर भी भावना है। अगर बच्चे राजा का बेटा को बोल देंगे बेटा नहीं सिर्फ राजाओं के बीच में तुम्हारी शादी होगी, अब तुम भी अपनी प्रवृत्ति कैसा रखोगे, राजा के अनुकूल रखोगे, तो भाई बच्चे के अंदर हम क्या सिखाएंगे, उस राजा के अनुकूल भावना सिखाएंगे ना, या गरीबों के अनुकूल, राजा के अनुकूल। ठीक है, तो वो तुमको क्या दिखा रहा है, सामाजिक वातावरण दिखा रहा है। ठीक आता है मीडिया का प्रभाव, आजकल देख लो सोशल मीडिया का जमाना है, रील देखने से बच्चा बिगड़ रहा है ना, जिस एज में जो चीज नहीं देखना चाहिए वो उस एज में देख रहे हैं, जिसके कारण क्या उनके मन में क्या हो रहा है, अलग भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, आज के डेट में देखो तो छोटा बच्चा पबजी खेलता है, अब पबजी में क्या बेसिकली मार धाड़, तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक संतुलन क्या दिखने की भावना क्या उत्पन्न होगी, खूनी मार बना होगा, है ना, क्योंकि वो अपने वास्तविक जीवन में भी कहीं ना कहीं उसी परिवेश या भावना को व्यक्त करना चाहेगा। समझ गया, नींद में भी होता रहेगा मर 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 करना चालू कर देगा, है ना, नींद में जैसे भाई नींद में क्या बड़बड़ाते हैं, जो बेसिकली हम दिन भर करते हैं उसी के कहीं ना कहीं नींद में हम उसको दोहराते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, सामाजिक वातावरण। फिर आता है स्वास्थ्य, भाई स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या है, आपकी एक कारक है भावनाओं को आधार। कहता है कि मान लीजिए किसी को हमको खून देना है, ठीक है, तो भाई मेरा शरीर स्वास्थ्य रहेगा तब तो हम किसी को प्रति हम खून देंगे ना, अगर मैं ही स्वास्थ्य तो मैं खून दे सकता हूँ किसी को नहीं। दूसरी, मेरे अंदर भावना भी होनी चाहिए, रक्तदान महादान, तो भैया महादान के रूप में मेरे अंदर भावना कोई डालेगा तब ना कि बेटा देखो रक्तदान करने से कुछ नहीं होता है, दान होता है, एक दूसरे की जिंदगी आप बचा सकते हो एक छोटी सी आपके योगदान से, है ना, तो उसके अंदर अगर वो विचार आती है या भावना आती है कि भाई हमारे मदद से छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बच सकती है तो हम वो करेंगे, है ना, तो उसकी खुद की भावना होगी। लेकिन कब, जब आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है, तो वो भी एक आप करता रखें भावनाओं को उत्साहित कर। जैसे आप एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए घर परिवार के लोग हॉस्पिटलाइज या किसी एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर घर वाले छोटे कोई और भी हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें दुख लगता है कि नहीं लगता, क्या देखो एक्सीडेंट हो गया, लगता है ना, पता नहीं उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा, परिवार पे क्या बीत रहा, लगता है ना, क्यों, क्योंकि हम रिलेट करते हैं अपने परिस्थितियों के आधार पर। मान लो हमारे घर में ऐसा हो तो हमारे पे क्या बीत रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर, मानसिक स्वास्थ्य भी हो गया, मानसिकता हम अपने भावना को व्यक्त करते हैं, जो है हम उस तरह से व्यक्त नहीं करेंगे, समझ की भावना की बात करेंगे, है ना, लेकिन जो पागल होगा वो क्या करेगा, कुछ भी बोलेगा, सामने वाले को ये नहीं देखा कि वो बातें हर्ट हो रही है या नहीं, है ना, तो लोग कुछ बोल देता तो कहते नहीं लगता पागल हो बोलोगे, कुछ भी बोल देता सोचता समझता नहीं है, है ना, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आधार पे जो होना चाहिए तो वो आधार पे बोला गया नहीं। ठीक है, करता है संतुलित आहार, अब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, संतुलित आहार, ये भी आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कैसे कि भाई जो चीज आप खाना चाहते हो, आपको स्वाद अच्छा लगेगा, वही चीज आप खाओगे ना। मान लीजिए आपको करेला नहीं पसंद, आप खाइएगा करेला, नहीं खाइएगा, भले आपको 1 करोड़ का नहीं देते, हाँ लेकिन आपको लालच होगा करोड़ का तो भले खा ले आदमी। ठीक है, करता है रोगों से सुरक्षा, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करता है, हम किसी को बताते हैं कि बेटा पानी नहीं पीने चाहिए, गंदी जगह नहीं खेलनी चाहिए, है ना, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तो ये सब क्या एक भी हम भावना व्यक्त करते हैं, है ना, देखो वो साफ कपड़ा पहन के आए तुम क्यों नहीं आते हो, है ना, तो वो भी क्या करे उसके अंदर भावना पैदा है ना, किसका, स्वच्छता का भावना, है ना, कि बेटा स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य संबंधी भावनाएं। ठीक है, आर्थिक स्थिति, ठीक है ना, आर्थिक मतलब जिस व्यक्ति के पास जिस तरह का संसाधन होगा उसी आधार पर वो अपना काम करेगा। एक है गरीब का बच्चा, एक है अमीर का बच्चा, दोनों सेम एज ग्रुप में, दोनों मान लीजिए एक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन क्या दोनों के संसाधन एक जैसे होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, तो कहीं कहीं भावनाएं अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी, दोनों होंगी। एक गरीब का बच्चा सोचेगा यार मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ा बच्चा का मेरे पास दुनिया का सारा सुख है, समझिए ना,
तो ये चीज वही हम क्या कहेंगे, बेटा ये सब के मोहमाया में नहीं फंसते, हम गरीब हैं तो हम 2 ही रोटी खाएंगे, लेकिन 2 रोटी खा के निभाएंगे, जिंदगी बसर करेंगे। तो अच्छा कर लो, पढ़ लिख लो, फिर तुमको जो करना होगा करना, कहते हैं ना माँ बाप। तो यही चीज है। फिर आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर में भी आर्थिक स्थिति क्या करेगा, डिपेंड करता है भावनाओं के आधार पे। जो बड़े घर का बच्चा होगा, छोटे घर का बच्चा होगा, है ना, गरीब होगा, तो वो क्या करेगा, उनके जीवन स्तर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर करता है परिवार की आय के पे भी निर्भर करेगा। गरीब और अमीर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भावनाएं अलग अलग होंगी, है ना। गरीब का बच्चा क्या कसक के रह लेगा कि चल छोड़ना रहने तो कोई बात नहीं, लेकिन वही गरीब अमीर का बच्चा कहेगा ना मुझे चाहिए, है ना, जिद्दी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो चीज है। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा की भावना, गरीब का बच्चा कहेगा कोई बात नहीं मम्मी हमको नहीं चाहिए, हमको रहने दो, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वही गरीब का अमीर का बच्चा क्या बोलेगा, आपको चाहिए उसके बिना स्कूलिंग नहीं, क्यों, उसको पता है कि हमको इकोनॉमी की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे ला के दे सकता है, मेरे उनके पास कैपेसिटी है। लेकिन गरीब का बच्चा, उसको पता है, उसके अंदर वो भावना है कि भाई मेरे माँ बाप उतना अमीर नहीं है, गरीब है, अब वो उतना खरीद नहीं सकता, तो हमको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। ठीक है, तो ये आधार है किसके, विकास के, जो उसको प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कितने कारक, 5 कारक। कौन कौन से, परिवार, विद्यालय, सामाजिक वातावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति। कौन कौन से, परिवार, विद्यालय, सामाजिक वातावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति। समझ गए ना। तो देखिएगा हर अलग अलग विकास में उसको प्रभावित करने वाले जो मूल कारक होंगे, ये 3 तो जरूर होंगे, लेकिन बाकी कारक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। शारीरिक विकास में भी ये मिलेगा, संज्ञानात्मक विकास में भी 3 मिलेगा, भावनात्मक में मिलेगा, नैतिक में मिलेगा, सब में मिलेगा, ये 3 जरूर मिलेंगे। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, बाकी भावनाओं में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल तत्व में आपका प्रभावित करने का कारण परिवार, विद्यालय, सामाजिक वातावरण हमेशा होता है। और ये 3 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा। आप अगर कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन करके देखिएगा तो आपको ये 3 से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। समझ गए। अगला देखिए, कहता है इमोशनल मैच्योरिटी, है ना। कहता है कि भाई भावात्मक परिपक्वता का अर्थ क्या होगा। तो कहता है परिपक्व आप कब बनिएगा, मैच्योर कब कहलाइएगा, भावना के रूप में, जब आप अपनी भावनाओं को समझ सकिएगा और उसको उस पर नियंत्रण कर सकेंगे। ठीक है। फिर कहता है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार करेंगे, जैसे अलग अलग सिचुएशन के आधार पर अलग अलग व्यवहार करेंगे ना, क्या सही है क्या गलत है, उचित अनुचित का भाई आप क्या करेंगे, आकलन करेंगे, उसी के आधार पे आप व्यवहार करेंगे। ऐसा थोड़ी है परेशानी आया तो हम पागल हो गए, क्या करते, कहते ना शांति दिमाग से सोचो, है ना। तो क्या है, वो आप पे कंट्रोल होगा तब ना। जब कंट्रोल नहीं बना, नियंत्रण नहीं कर पाएगा, तो क्या वो परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कर पाइएगा, नहीं। क्योंकि भाई जैसा देश वैसा भेष, परिस्थितियों के आधार पर ढलना ही क्या है, मनुष्य जीवन का आधार है। कहता है तनाव का सामना करना, ये भी आपके इमोशन के आधार पे है ना। तनाव आ रहा है तो ये नहीं हम कुछ गुस्सा कर रहे हैं या क्रोध, भाई कंट्रोल करो, हल निकलेगा, पेशेंस रखो, कहते हैं ना। ठीक है। कहता है संतुलन नियंत्रित करना, संतुलन निर्णय लेना, है ना, यानी संतुलित निर्णय लेना, यानी अपने आप को बैलेंस बनाना, कि भाई हमको गुस्सा नहीं करना, हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करना, हमको किसी से दुश्मनी नहीं करना, हमको किसी से दोस्ती नहीं करना। कंट्रोल करता है ना। मान लो कोई आदमी धोखा दे दिया किसी को, क्या कहता है अब हमको किसी से दोस्ती नहीं करना, अब सिंगल लाइफ बढ़िया चलिए, कहता है ना। क्यों, क्योंकि वो अपने संतुलन पे क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है, नियंत्रण कर रहा है। ठीक है। फिर कहता है सकारात्मक संबंध बनाना, क्योंकि मैच्योरिटी तभी आएगी जब आप सकारात्मक संबंध बनाओगे, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहोगे तब, है ना। अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं मिले तो आपसे संबंध लोग बनाएगा, नहीं बनाएगा। अरे यार हर चीज में नेगेटिव बोलता है, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन पॉजिटिव रहोगे, यार बंदा अच्छा है, कितना भी कुछ होता है ये हारता नहीं है, थकता नहीं है, हमेशा सही सलाह देता है, बोलते हैं, तो उससे लोग दोस्ती करना चाहेंगे। बाकी से दोस्ती करना चाहेंगे, नहीं चाहते। ठीक है। तो ये आधार को ही हम क्या बोलेंगे, इमोशनल मैच्योरिटी बोलेंगे, है ना, जिसको हम बोलेंगे भावात्मक। ठीक है। और जनरली ये कब बात देखने को मिलेगा,
12 साल की उम्र पार कर जाएगा तब, यानी किशोरावस्था की उम्र में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एक आता है भावात्मक रूप में परिपक्व बच्चे की विशेषता, यानी बच्चा जब परिपक्व बन गया है ना, ये एज पा लिया, तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? बच्चा अपने आप में आत्मविश्वासी बनेगा। ठीक है ना। फिर उसके अंदर सहनशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है, वो सहयोगी भी होगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है, फिर आशावादी भी होगा, उसके कुछ आदर्श भी होंगे, रूल्स एंड वैल्यूज भी होंगे, है ना, जिसके आधार में उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी होगा। जैसे भाई घर का बड़ा बेटा क्या होता है? जिम्मेदार बेटा होता है, लोग आमतौर पे कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनके अंदर मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है दूसरे, क्योंकि उन पे ज्यादा थोड़ा सा बोझ होता है, जोर होता है। भैया घर के बड़े बेटे हो, आप ही तुम्ही को आगे जाके क्या करना है? संभालना है। उनके अंदर ये भावना डाली जाती है। क्या छोटा बेटा को कभी बोलता है? नहीं बोला जाता, लेकिन बड़े बेटे को ये चीज बोली जाती है। ठीक है, इससे उसके अंदर भावना डाला गया ना परिवार के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है? जिम्मेदार बनता है पहले रूप में। छोटा भी बनता है लेकिन वो अपने कर्म अनुसार बनेगा, लेकिन बड़ा क्या पहले से जिम्मेदारियां लेना चालू कर देता है। फिर कहता है सामाजिक रूप से क्या होता है? वो समायोजित होता है, यानी कि भैया वो अपने आप में क्या होता है? सब चीज को कंट्रोल करके रखता है, ताकि उसको किस परिस्थिति में क्या व्यक्त करना है, कैसे अपने आप को पेश करना है, वो करने में सक्षम हो सके। फिर कहता है वो आत्मनियंत्रित भी रहता है ना, कंट्रोल करता है अपने आप से, खुद से, है ना। जैसे गुस्सा नहीं भाई, नहीं लड़ना, नहीं गुस्सा नहीं करना, है ना। तो ये चीजें, तो इसी ये सब क्या है? विशेषता है, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है? हुआ है भावात्मक परिपक्वता को पा चुका। क्या पा चुका है? भावात्मक परिवर्तन इसके अंदर आ चुका है। जब ये लक्षण देखने लग जाए किसके अंदर? बच्चे के अंदर। समझ गए? तो ये चीजें। अगला कहता है भावात्मक विकास के शिक्षक की भूमिका, जिससे क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा आता है टेट वाले सेक्शन में, है ना। क्वेश्चन क्या पड़ेगा? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देगा, कहेगा आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और अपने शिक्षार्थियों के अंदर कोई परिस्थिति देगा, और उस परिस्थिति के आधार पर कहेगा कि आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, है ना। शिक्षक की भूमिका क्या? तो कहता है किसी के बच्चे के अंदर अगर भावात्मक विकास करना है, भावना का विकास करना है, तो उसको प्रेम पूर्ण या सहयोगी वातावरण बनाए। ठीक है, ताकि बच्चा अपना भावना किसी और की भावना को समझ सके। फिर कहता है बच्चों की भावनाओं का सम्मान करें, है ना। ये नहीं कि बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको दंड दे रहे हैं या प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना। उसकी सम्मान करें, ताकि बच्चा को भी लगे कि नहीं भाई मेरी बात रखी गई या मेरी बात मानी गई, है ना। फिर कहता है दंड के स्थान पे क्या दे? उसको प्रोत्साहन दे, है ना। क्योंकि दंड हमेशा क्या है? निगेटिव शब्द को दर्शाता है। क्या चीज को दर्शाता है? निगेटिव। तो कहीं को ऑप्शन में लिखा हो कि नहीं गलत कर रहा है तो बच्चे को हम दंड देंगे, नहीं दंड नहीं देंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको समझाएंगे, है ना। उसको सही और गलत का पाठ पढ़ाएंगे, तभी तो वो सीखेगा ना। अगर दंड देंगे तो उसको तो सिखाया गया ही नहीं, उसको तो डराया गया। समझ गए ना? उसके अंदर कौन सा इमोशन पैदा हुआ? भय का इमोशन पैदा हुआ, डर का, है ना। तो ये चीज है। करता है बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का विकास करना कौन करेगा? तो शिक्षक करेगा। भैया बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कौन लाएगा? भैया बेटा तुम कर सकते हो, तुम डरो मत, तुम पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। ये सब आत्मविश्वास कौन जगाता है? सेल्फ मोटिवेशन कौन देता है उसको? टीचर देता है ना। कहता है भावनाओं को अभिव्यक्त करने के अवसर भी देने चाहिए। बहुत बच्चा देखिएगा तो खून सा, यानी वह चुपचाप रहता है, बोलता नहीं, है ना। और नहीं बोलना भी क्या है? एक तरीके का विकार है। समझ क्या है? क्यों? क्योंकि आप समाज से फिर जुड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि समाज में जब तक आप संवेद नहीं कीजिएगा, यानी अपनी विचार अभिव्यक्त नहीं कीजिएगा, संवाद नहीं कीजिएगा, कम्युनिकेशन नहीं डेवलप कीजिएगा, तो क्या समाज से कभी जुड़ पाइएगा? नहीं। तो इसीलिए अब अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त करना भी जरूरी है। अपनी भावना है, अब जब तक हमको कोई आई लव यू बोलना होगा किसी को, तो भाई आई लव यू जाके बोलेंगे तब ना, या तो लिख के बोले या तो पढ़ के बोले, राइट। अब वही मान लो कि हम किसी और को बोले यार मेरे बदले तू जाके बोल दे, तो पता चला कि वही दोनों सेट हो गए, तू गया काम से। ठीक है, ये होता है ना ऐसा, है। ठीक है, मान ले भाई उसी को पसंद हो, तुमको ना बताए तो ठीक है, जो भी है। मतलब टीचर का काम क्या है? उसको अवसर दीजिए ताकि अपनी बात को भूल सके। जैसे सिंपल समझिए ना, हम कोई स्पोकन खुद सीख रहे होते हैं, कोई भाषा, जैसे स्पोकन इंग्लिश आमतौर पे लोग सीखते हैं, है ना। तो बच्चे को क्या बोला? शुरू में घबराहट होता है,
यार बोलेंगे गलती होगा, लोग हम पे हंसेगा वगैरह वगैरह, राइट, इस तरह की बातें होती है। लेकिन बच्चा टीचर क्या बोलता है, बेटा बोलो, गलत होगा क्या होगा, सही करेंगे। अगर ग्रामेटिकल गलत होगा या वोकैब गलत होगा, हम सही करवाएंगे, तुम बोलो। यानी उसके अंदर क्या जाना जगा रहे हैं, आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि तुम्हें बोलने में घबराना नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब बोलना चालू करता है तो फिर क्या हो जाता है, फ्री हैंड हो जाता है, फिर शर्माता नहीं है, यानी हेजिटेशन खत्म। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है। दूसरा, तनाव मुक्त और सुरक्षित कक्षा बनाए, है ना, यानी कक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षित भी होनी चाहिए, सिक्योर भी होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं होना चाहिए, अनुशासन बनी होनी चाहिए, ताकि वहां किसी भी का तनाव ना हो, है ना। तनाव होगा तो भाई कोई बच्चा कंसंट्रेट होकर शिक्षक की बात सुनेगा, नहीं सुनेगा। ठीक है। दूसरा कहता है प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत मतलब कि अगर हर बच्चे पे अटेंशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक पार्टिकुलर किसी एक बच्चे पे अटेंशन दे रहे हैं और बाकी पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है। लेकिन हमारे टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए कि सभी बच्चे को हम क्या माने, एक समान माने और सभी पे एक तरीके से ध्यान दें। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, भावनात्मक विकास की शिक्षक की भूमिका। तो ये सारे आधार पे आपको क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। ये आपका VVI पॉइंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है सीटेट पे। अगला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसको हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है बुद्धिमत्ता, जिसके बारे में किसने अपना प्रतिपादन किया है, डैनियल गोल्डमैन ने, है ना। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भैया भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतिपादन या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो कौन होगा, डैनियल गोल्डमैन। कौन होगा, डैनियल गोल्डमैन, है ना। ठीक है। तो ये कहता है इसके अनुसार कि किस क्या होगा जब आप समझेंगे कि बुद्धिमत्ता उसके अंदर आ गई। कहता है जब वो भावनाओं को समझने लग जाए, है ना, जब दूसरों की अपनी भावनाओं को भी और दूसरों की भावनाओं को भी समझने लग जाए। दूसरा कह रहा है भावनाओं का उचित प्रबंधन करना जान जाए, जब लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावनाओं को सकारात्मक उपयोग करना जान जाए, तब उस परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बोलेंगे। और किसके द्वारा, ये बात कौन कहता है, तो डैनियल गोल्डमैन कहता है। कौन कहता है, डैनियल गोल्डमैन कहता है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब आइएगा अगला, अगर किसी के अंदर भावनात्मक विकास करना है तो विद्यालय में या कहीं पे भी उसके अंदर क्या क्या गतिविधि कराएंगे जिससे जिसके तहत उसके अंदर भावना उत्पन्न होगी। तो पहले हम क्या कराएंगे, भूमिका निर्वहन, है ना। जैसे कहते हैं ना, भैया एक काम कर, तू आज लड़की बन के देख, तुझे पता चल जाएगा लड़की का दुख क्या है। लड़की को तुम लड़का बन के देखो, लड़का का दुख क्या है ना। क्यों, कैरेक्टर चेंज होता है। जैसे हीरो हीरोइन बन रहे हैं, किसी कैरेक्टर में घुसते हैं ना वो, है ना, कोई विलन बन रहा है, कोई हीरो बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो उस कैरेक्टर में घुस के क्या कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके उसके कैरेक्टर में घुस पाते हैं। अगर फीलिंग्स को नहीं समझे तो क्या कैरेक्टर को में घुस पाएंगे, नहीं। समझ गए। तो वही है, तो ये कह रहा है भूमिका निर्माण, जिसके लिए हम क्या करते हैं, स्कूलों में नाटक वाटक का भी रोल प्ले करवाते हैं ताकि बच्चा उस फीलिंग्स को समझ सके। ठीक है। फिर कहता है स्टोरी टेलिंग, इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आप किसी के अंदर भावना डाल सकते हैं। ठीक है। फिर कहता है ग्रुप डिस्कशन, जब ग्रुप डिस्कशन होगा, समूह चर्चा होगा, तो उसके आधार पे भी भावनाएं उनके अंदर बहेंगी। रीजन कि भाई अलग अलग ग्रुप के सदस्य क्या करेंगे, अपने अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे और अपने अलग विचार क्या करेगा, अलग अलग भावनाओं के बारे में जानकारी देगा। समझ गए। कोई अपना विचार रखेगा, कोई दो और विचार रखेगा, तो उसकी भावनाओं के बारे में पता चल रहा है ना, विचार कर रहा है तो। ठीक है। फिर कहता है कला और चित्रकारी भी करते हैं। जैसे आज जितने भी पेंटर हैं, ये कला चित्रकारी करने वाले लोग हैं, तो क्या सबका पेंटिंग एक जैसा ही होगा, नहीं। मान लीजिए हम किसी को बोले कि भाई नेचुरल पेंटिंग बनाओ, बस टॉपिक दे दिया नेचुरल पेंटिंग, लेकिन अब वो नेचुरल पेंटिंग किसके आधार पे बनाएगा, अपने सूझबूझ के आधार पे, अपनी भावनाओं के आधार पे। मान लीजिए किसी को पहाड़ी एरिया बहुत पसंद होगा, तो वो पहाड़ी एरिया का डिजाइन बनाना चालू कर देगा। किसी की भावना होगी कि नहीं, कि मैं मुझे ना बीच एरिया बहुत पसंद है, समुद्री एरिया, तो वो बीच एरिया का ड्राइंग बनाना चालू कर देगा। हमने क्या बोला, सिर्फ नेचुरल बनाना है ना। किसी को साथ जंगल झाड़ पसंद होगा, झरने पसंद होंगे, तो वो क्या बनाएगा, जंगल झाड़ या झरने का डायग्राम बनाना चालू करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी वो भावना है, समझिए ना। तो वो चीज है।
फिर कहता है सहयोगात्मक अधिगम अधिगम, है ना। सहयोगात्मक का मतलब ही क्या होता है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब भाई आप सब जितने भी सहयोगी हैं या आपके साथी संबंधी मित्र हैं, वो क्या करें, आपस में सहयोग के माध्यम से क्या करें, आपस में हम क्या करें, सीख रहे हैं कुछ आगे का, है ना, अधिगम कर रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सहयोगात्मक अधिगम, जो कि हमारे भावनात्मक विकास में भी सहारा देता है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हम कई स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं, है ना, हाथ से हाथ मिला के करते हैं, ताकि हम अपने इमोशन या अपने फीलिंग्स को भी शेयर कर सके। ठीक है, जैसे भाई कोई आदमी साथ में रह के पढ़ता भी है कि नहीं भी, चल रहे काम करते, दोनों साथ में तैयारी करेंगे, साथ में नौकरी लेंगे, है ना, तो दोनों क्या करते, खाते पीते बनाते पढ़ते लिखते, फिर बाद में क्या करते, साथ में नौकरी भी ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, सहयोगात्मक अधिगम की बात कर रहा है ना, साथ में पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, सीखेंगे भी, है ना। फिर कहता है आत्मचिंतन गतिविधियां। कौन सी गतिविधि, आत्मचिंतन, है ना, यानी कि भाई कुछ हमने देखा या महसूस किया, उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से सोच विचार रहे हैं, है ना, अपने आप में मन में चिंतन कर रहे हैं, और उसी के आधार पर क्या करें, अपनी गतिविधि भी कर रहे हैं, है ना। तो भाई मन में जो भावनाएं हैं उसी के आधार पर गतिविधि कर रहे हो ना, उसी को क्या बोलेंगे, आत्मचिंतन गतिविधि। यानी इस तरह की गतिविधियां जो है आपको देखने को मिली कहां, भावनात्मक विकास में। कोई कंफ्यूजन? तो देखिएगा, ये स्टेटमेंट के आधार पे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, या सीटेट लिखें या सीबीएसई लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। कहता है शिक्षक को बच्चे की भावना को समझना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यवहार को नियंत्रण करना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एनसीएफ एनईपी पॉलिसी अब देखेंगे, आता है पढ़ने का पेडागोजी में, है ना। तो वहां पे ऐसा आधार पे सीबीएसई कहेगा कि सीबीएसई के आदेशानुसार या सीबीएसई के अनुसार भावनात्मक परिवेश में किस तरीके से शिक्षक की भूमिकाएं होनी चाहिए, है ना। 4 कथन दे देगा, ठीक है। उस 4 कथन में एक कथन आपको ऐसा मिलेगा, यानी शिक्षक को बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि देखिएगा सिंपल है, केवल शब्द जहां आया वो क्या हो जाता है, निगेटिव प्रणाली को बताता है। क्या बताता है, निगेटिव परिवेश को बताता है। और नकारात्मक हमेशा जब पॉजिटिव में पूछ रहा है सवाल, तो निगेटिव क्या हो जाना है, कट जाना है। सिर्फ पॉजिटिव बातें को ही क्या करेंगे हम, सही टिक मारेंगे। चारों कथन में देखिएगा तो 3 कथन क्या होंगे, निगेटिव बोलेगा, एक कथन आपको पॉजिटिव दर्शाएगा। अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो, अगर कोई क्वेश्चन निगेटिव में पूछ रहा है ना, तो वहां पे क्या होगा, 3 कथन आपको पॉजिटिव सकारात्मक भावना को दर्शाएगा, और एक कथन ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं निगेटिव भावना को दर्शा रहा होगा। समझ गए। तो वो बातें को, यानी निगेटिव में पूछ रहा है तो निगेटिव को ढूंढेंगे, पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो पॉजिटिव को ढूंढेंगे। समझ गए, ये ट्रिक है एमसीक्यू बनाने का। समझ गए। तो ये कहता है सीबीएसई के अनुसार शिक्षक को बच्चों की भावना को समझना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आमतौर पर देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने पूछा है बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो उसको देखिएगा, क्या रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, भावनात्मक विकास का संबंध किससे है, भावना ऊंचाई वजन भार ऐसा नहीं, क्या है, और संवेगों से। क्वेश्चन है, कहता है भावनात्मक विकास देखने को मिलेगा विद्यालय में, मित्र समूह में, परिवार में, समाज में। तो भाई सबसे पहला 0 से 2 वर्ष कहां से आ जाएगा, परिवार आएगा, है ना, स्नेह प्रेम वहीं से मिलेगा, है ना। तो भाई भावना सबसे पहले किससे जुड़ती है, माँ से जुड़ती है, तो क्या मिलेगा, परिवार। ठीक है, ठीक कहता है भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति किसकी विशेषता क्या होती है, क्रोध पर नियंत्रण, आक्रामक व्यवहार, असहयोग है। भैया बात किए थे कि जब ये भावनात्मक विकास होगा तो बच्चे के अंदर क्या विशेषता मिलेगी, आत्मविश्वास, सहनशीलता, सहयोगी, आशावादी, जिम्मेदारी, नियंत्रण, है ना। और साथ ही साथ आत्मनियंत्रण मतलब क्रोध पर नियंत्रण कर रहा है ना। और दूसरा ऑप्शन देख, आक्रामक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार कर दिया तो गलत गड़बड़ हो गया ना। फिर असहयोग, यानी आप सहयोग नहीं दीजिएगा, वो भी आपका गड़बड़ है। ठीक है, अब जब डर देगा तो फिर भावना है, विकास कब होगा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, है ना। तो भैया क्या है, एक भावना जरूर है,
लेकिन भय भावनात्मक विकास का प्रारूप नहीं। समझ गए? तो वो चीज फिर कहता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा किसने दी? अभी जस्ट पढ़ रहे थे, डैनियल गोलमैन ने, है ना। डैनियल गोलमैन क्या था, कहा था, ये रहा सामने। डैनियल गोलमैन ने किसकी अवधारणा दी? भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा दी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि भाई भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी है, ये अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो डैनियल गोलमैन ने किया। ठीक है, फिर कहता है सीटेट या फिर अगेन यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या है किसमें? भावनात्मक विकास में। तो दंड देना नहीं, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना बिल्कुल हाँ। ठीक है ना, केवल पढ़ाना नहीं। ठीक है ना, केवल परीक्षा लेना नहीं। हम अभी बोले थे जहां केवल शब्द का प्रयोग होगा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो भैया सीधा ये ऑप्शन क्या कर देंगे? छाट देंगे। समझ गए? और दंड देना क्या है? हमेशा निगेटिव बात करता है। दंड देना कोई आधार नहीं है किसी भी तरीके के विकास के क्रम में, है ना। तो क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन इस तरीके से मैंने रखा है। ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो अभी और मिलेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा विकास के आयाम का, है ना, 4-5 आयाम है ना। आपका शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास और हाँ, ठीक है, तो 5 हो गए। तो ये 5 आयाम जैसे कवर होंगे एक टेस्ट लेंगे। देखो मैं पहले बोला हूँ टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे टेस्ट होगा। जब टेस्ट दीजिएगा तो अपने आप आपको नजर आएगा कि हमने जो पढ़ाया और जो वो टेस्ट में ये भी बता दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। जो पीवाईक्यू में पूछा गया है वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आधार पे जो क्वेश्चन पूछे गए उसके 5 आयामों पे, उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे हमें 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी होगा उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। टाइम कितना हो रहा है थोड़ा देखिएगा, अभी है ना टाइम? अभी है टाइम। श्वेता, 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 बुलाए तो कान में ईयरफोन लगाए हुए होगी, पता है मुझे। पानी। क्लास में काफी लोग हो गए हैं धीरे। 3 लड़कियां, उसमें एक तबीयत खराब है तो एक का तबीयत खराब है तो 2 नहीं जाएंगे। सही सही लिए ना, साथ देना जरूरी ना है। नहीं देंगे तो फिर कहेगा "हाँ, तू आगे बढ़ गई हम रह गए"। आज एक वो भी नहीं आए। पहला बैच में भी लगभग 15 दिन के तक देखे थे 4 बच्चा से हिल नहीं रहा था। जो पहला बैच अप्रैल में डाले थे उस बैच में 4 बच्चा से हिल नहीं रहा था, लेकिन 15 दिन के बाद अचानक बढ़ना चालू हो गया। अब उस बैच में अब ऐसा स्थिति है अब उस बैच में एडमिशन हम नहीं ले रहे हैं। फुल है। उस बैच में एडमिशन ले भी नहीं सकते। सिलेबस 70% लगभग खत्म हो चुका है। तो बच्चा कोई भी जो रहेगा तो उसका कवर होगा नहीं। इसलिए हम सोचे नहीं अभी 90 दिन का समय है, एक नया बैच डाल दिया जाए। उससे क्या होगा कि कम से कम कुछ कवर तो होगा। कंप्लीट। आपका होपफुली आज कौन सा दिन है?
वेडनेसडे ना, फ्राइडे से मैं स्टार्ट करूंगा लैंग्वेज पेडागोजी भी। ठीक है, आप पूरे हफ्ते का, 7 दिन का एक टाइम टेबल मैं दूंगा उसको, ठीक है ना। उसी टाइम टेबल के आधार पे पूरा क्लास वर्क करेगा, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे। विकास कहाँ गया? सिलेबस में देखिए हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं ना, तो 7 दिन का 2 घंटे का टाइमिंग है ना। तो तत्काल अभी तो 2 ही घंटा रखेंगे, इसी को बाद में 3 घंटा 4 घंटा में भी तब्दील करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी ज्यादा फास्ट बढ़ने का संभावना इसलिए नहीं रख रहे, क्योंकि अभी धीरे धीरे बच्चा जुड़ेगा। अभी फास्ट भाग जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, उनका भी छूटेगा। ठीक है ना, हम बाद में एक्स्ट्रा टाइम देके हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फास्ट कहे तो काम खराब हो जाएगा फिर, क्योंकि सबको करना है। तो इसलिए इसको अभी खाली सिर्फ सीडीपी पे लेके चल रहा है, क्योंकि इसको हम संडे में भी बुला के मैराथन टाइप में भी हम कवर कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अभी पहले लैंग्वेज पेडागोजी करेंगे। लैंग्वेज पेडागोजी बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम 20 दिन 30 दिन जाता है। वो भी लिखवाऊंगा तब, और नहीं लिखवाऊंगा नॉर्मली जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा आपका ग्रुप में जाता है। ठीक है, अब मेरा रिक्वेस्ट ये रहता है कि आप इसको, क्योंकि 90 दिन का समय है, अप्रैल वाले बैच में तो हम लिखाते भी हैं, क्योंकि उसमें खत्म होने के कगार पे है, समझ गए ना। इसमें अगर लिखाएंगे तो शायद समय उतना ना बचे, समझ गए, इसलिए इसको समझा रहे हैं। यही चीज आपके पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में चला जाता है। अब ग्रुप में जाकर उसको क्या कीजिए, घर में बैठ के लिख लीजिए। इससे फायदा है। फायदा क्या है, यहां समझ लीजिए, घर में जाके दोबारा लिखिएगा, दोबारा रिवीजन होगा, यानी एक ही चीज को 2 बार पढ़ लीजिएगा आप। तो डॉट जो भी होगा मन में, डॉट अगला दिन पूछ भी लिया, ऐसे डॉट तो रहता नहीं है जनरली। मेरा कोशिश यही रहता है कि क्लास में डॉट ना रहे, ठीक है। इसलिए एकदम तोड़ तोड़ के बना रखे हैं इसको, समझ गए ना, ताकि समझने में भी दिक्कत ना हो, ना रिवीजन करने में दिक्कत। ठीक है, आप नॉर्मली इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, इतना इजी बना रखे हैं, ताकि अब यही चीज लिखवाएंगे ना, कम से कम 10 पेज जाएगा, समझ गए। तो भाई उतना कॉपी कैरी कीजिए तब ना, आइए तो सीधा खोले, एक ही जगह 5 मिनट में रिवाइज रिवाइज करके स्वाहा। ठीक है, तो ये चीज है। तो उसका पूरा शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मंडे 4 से 5 बजे तक ये होगा, 5 से 6 ये चलेगा, क्योंकि मैथ साइंस भी देखना है, सोशल साइंस भी देखना है, लैंग्वेज भी देखना है, फिर ईवीएस भी देखना है, समझ गया ना। क्योंकि मैथ्स तो है जो तो नॉर्मल है, 6 पेड के लिए या 1 to 5 के लिए पेडागोजी वगैरह सेम हो जाता है, थोड़ा थ्योरी वगैरह में डिफरेंस आता है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 1 to 5 में कैलकुलेशन नॉर्मल रहता है, जोड़ घटाओ गुना भाग रहता है, तो उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, 1 to 5 में। तो 6 to 8 में क्या है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एवरेज वेवरेज पूछ देता है, तो वहां पे भाई कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये सीन है, ठीक है। साइंस देखिए तो साइंस भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है, और बहुत ही बेसिक चैप्टर है उसमें, समझ गया ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट है, यही केमिकल विमिकल के बारे में कहानी खत्म हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी यही सब में कहानी खत्म हो जाता है। एसएसटी में थोड़ा सिलेबस लंबा है, यानी 30 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा छोटा है, एक चैप्टर एक दिन में खत्म होता है, वो भी 1 घंटा में, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर। एनसीईआरटी में 4 पेज 5 पेज का तो सिलेबस है, और 4 5 पेज नहीं पढ़ा लेगा आदमी, कहानी थोड़ी पढ़ाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहानी है, हमको वहां पे सिर्फ फैक्ट पढ़ाना है, इस आधार पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसको भी बना रखे हैं, जैसे ये बना हुआ है वैसे चैप्टर वाइज चैप्टर वो भी बना हुआ है, पूरा संक्षिप्त रूप में, ताकि बच्चा को पढ़ने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता, सीटेट में उसका पेडागोजी क्या कहता है उस क्वेश्चन चैप्टर के ऊपर, कि सीटेट का पेडागोजी क्या आधार पे पूछ सकता है, तो वो भी बना हुआ है, ठीक है। नहीं हो तो हम आज भी दिखाई सकते हैं, ये मेरे पास रखा हुआ होगा शायद।
इसे दिखाता हूँ। ये सिलेबस बना दिया हूँ, ये सिलेबस पूरा बच्चा एक साथ पूरा देख सके टॉपिक वाइज टॉपिक, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का इतना चैप्टर पढ़ना है 6, 7, 8 में, ज्योग्राफी से इतना चैप्टर पढ़ना है 6, 7, 8 में, और पॉलिटी में इतना चैप्टर पढ़ना है 6, 7, 8 में। सेम मैथ का भी बना हुआ है, साइंस का भी बना, अभी और प्रोसेस में है, चल रहा है। टीम को बोला हुआ हूँ कि पूरा पूरा मुझे बेहतर तरीके से हर एक चीज बना के मुझे दे दो। पेपर 1 वाला भी बन रहा है, ये तो पेपर 2 है, 6 to 8 वाला का 1 तक भी बन रहा है, मैथ का ये सबका बन रहा है, सबका बन रहा है। लैंग्वेज पेडागोजी का भी सेम ऐसे ही बन रहा है, उसमें एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ संस्कृत है, ताकि पेडागोजी तो सेम ही है, ग्रामर ही तो ऐसा डिफरेंट हो सकता है ना। तो पेडागोजी को क्या करिए, एक तरफ इंग्लिश रखा है, एक तरफ हिंदी, एक तरफ संस्कृत, ताकि समझने में कोई परेशानी ना आए। समझ गए? जिसका संस्कृत है, संस्कृत को भी हिंदी में करके पढ़ाना है, इंग्लिश को भी हिंदी में करके पढ़ाना है, तो बेहतर है कि उसी का अनुवाद तीनों लिखा रहता है, ताकि समझने में या पढ़ने में दिक्कत ना हो। आपको जो भाषा में एग्जाम देना है उसमें दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो उसको भी ऐसे कराना। ये तो चैप्टर वाइज हो गया। देखिए इसमें चैप्टर को कैसे सजाया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, ठीक है, कब कहाँ और कैसे। तो भैया इसको प्रॉपरली, इतिहास का जरूरत क्या है, उसमें जो भी क्लास 6 के किताब में आपको की फैक्ट्स हैं वो सारा आपका इसमें डाला, और जो क्वेश्चन बनता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे नीचे रख दिया। जैसे अभी सीडीपी वाला में रख रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी रख रहा हूँ। ये पूरा वैसे ही बन रहा, ताकि बच्चा को उतना टेंशन ना रहे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाए और कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा सा लोगों को समझने में भी आसानी हो, पढ़ाने में भी आसानी हो, और रिजल्ट देने में भी आसानी हो। समझ गया ना, ताकि रिवीजन कराने में दिक्कत ना हो। जैसे देखिएगा लास्ट मंथ में हम लोग क्या है, मैराथन क्लास चलाते हैं 5-5, 6-6 घंटे का, तो उस समय क्या है, ये समझाते हुए निकलते जाना होता है। हर 1 घंटा एक सब्जेक्ट चलता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को हर 1 घंटा एक सब्जेक्ट चलेगा लगातार खींच के एकदम। तो ये चीज होता है, ताकि महीना 1.5 महीना के अंदर अंदर सिलेबस पूरा कवर अप हो जाए। क्योंकि लास्ट महीना जब बचता है ना, तो बच्चा लोग बहुत आता है, कहते सर कैसे बेड़ा पार लगा था। शुरुआती तौर पे बहुत कम लोग आते हैं, अभी तो एग्जाम चल रहा है कॉलेज में, तो और लोग अभी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम है। नहीं तो अभी एग्जाम नहीं चल रहा होता ना, तो ये आधा क्लास हो चुका होता है, एग्जाम के कारण बच्चा सब स्थिर। खैर देखिएगा नैतिक विकास, ठीक है। अब नैतिक विकास के बारे में देखें तो सिंपल सी बात है, नैतिकता का सबसे पहले तो अर्थ देखिएगा कि अर्थ है क्या। तो नैतिक का अर्थ ही होता है उचित और अनुचित में क्या करना, भेद निकालना, कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, तो कहता है सही और गलत या उचित या अनुचित, न्याय या अन्याय के प्रति समझ या व्यवहार को क्या कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं, है ना। किसके बीच का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सही और गलत, उचित अनुचित, न्याय और अन्याय, या समझ, ये सॉरी, न्याय या अन्याय के प्रति समझ या व्यवहार को क्या कहेंगे, नैतिक विकास कहेंगे, है ना। कि भाई कोई आपके साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसकी पहचान होनी चाहिए, या आप किसी के प्रति सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो या किसी के साथ बुरा कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आपके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है ये आपको पता है। यानी इसी तरह का आधार को हम क्या बोलेंगे, नैतिक विकास, जिसको हम बोलते हैं नैतिकता। ठीक है, तो उसी का डिफिनेशन देता है कौन, अरिस्टोटल, है ना। अरिस्टोटल कहता है कि भाई नैतिकता वह आधार है जो व्यक्ति को समाज में सही ढंग से जीना सिखाता है ना। अब क्वेश्चन इसी को सेम अगेन क्या कह देगा कि भैया यह कथन किसने कहा, तो किसने कहा, अरिस्टोटल ने कहा। अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, ठीक है।
ये सीधा क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक पूछ देगा, सीधा कहेगा ये किसने कहा या किसके द्वारा कहा गया प्रतिपादन वाक्य है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में पूछता है आपका सीटेट, समझ गए ना। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को सीटेट थोड़ा सा टफ लगता है। रीजन, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी का जो उच्चारण है या भाषा है उनका वो अर्थ नहीं निकाल पाते, अब वहां हो जाता है उनका कहानी खराब, समझ गए ना। तो हिंदी में पढ़ना बहुत जरूरी है, मगही उगी में या किसी और भोजपुरी में पढ़िएगा, किसी और भाषा में, लोकल भाषा में तो वहां दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बच्चा फिर क्या आता है एग्जाम हॉल में बताता है यार ये शब्द का मतलब ही नहीं पता, बनाए कैसे, क्योंकि शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो कभी भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि अर्थ निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, तो उसका भी एक उपाय बताते, कुछ नहीं कीजिए, संधि विच्छेद, समझ गया ना, संधि विच्छेद कीजिए उसका, तोड़िए शब्द को, समझ गया ना, और तोड़ के उसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कोई भी हो, पेडागोजी हो, सीडीपी हो, लैंग्वेज हो, कोई भी हो, समझ गए, आपका क्वेश्चन धड़ल्ले से बनेगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो सेम इस चीज का ध्यान रखिएगा कभी भी। कहता है, तो खैर वापस आते हैं, तो कहता है नैतिक विकास अरिस्टोटल के माध्यम से क्या कहता है कि नैतिकता वह आधार है जो व्यक्ति को समाज में सही ढंग से जीना सिखाता है। यहाँ ढंग लिखा होना चाहिए, दंग लिखा गया, गलती हो गया, इसको ढंग होना चाहिए, ठीक है ना, ढंग से जीना सिखाता है। ठीक है, तो कहता है नैतिकता के बारे में कि व्यक्ति में नैतिक मूल्यों, आदर्शों, सामाजिक नियमों या जिम्मेदार व्यवहार के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे सीधा ऐसे नहीं पूछेगा, ये तो हम समझाने के तौर पे अर्थ बता रहे हैं, आपको क्या देगा, एक सिचुएशन देगा, है ना, और उसके आधार पे कहेगा कि भैया ये किस सिद्धांत पे संबंधित रखता है या ये किस सिद्धांत को संबोधित करता है। ठीक है, एक सिचुएशन देगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कह रहा है इसका अर्थ क्या आता है कि नैतिक मूल्यों, आदर्शों, सामाजिक नियमों और जिम्मेदार व्यवहारों के विकास की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं, जिसमें नैतिकता का तात्पर्य उन नियमों, मूल्यों और आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति को व्यवहार को क्या करता है, निर्देश करता है या निर्देशित करता है ना, कि भैया आप किसके प्रति कैसा व्यवहार कीजिएगा वो आपकी क्या बताता है, नैतिकता को दर्शाता है ना। जैसे होता है ना बड़ों के प्रति आदर सम्मान देना, ये आपकी क्या है, नैतिकता है ना। अगर वही आप गाली गलौज करिएगा, उसके मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या कहेगा, यार इसके अंदर ना वो मोरल वैल्यूज नहीं है ना, कोड ऑफ कंडक्ट इसके अंदर नहीं है, इसके बात विचार का तरीका अच्छा नहीं है, इसके अंदर वो व्यवहार अच्छा नहीं है। यानी नैतिक विकास किसको बात आता है, बेसिकली आपके बिहेवियर, किसको कर रहा है, व्यवहार। ठीक है, तो वही कहता है जैसे कि कैसे बोलना, सत्य बोलना, है ना, ईमानदार रहना, सहयोग करना, दूसरों का सम्मान करना, या नियमों का पालन करना, ये सब अगर आप करते हैं तो आप क्या कहलाओगे, नैतिक पुरुष कहलाओगे। यानी भाई बड़ा अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत ही मूल आधारों वाला आदमी है, बड़ा आदर्शवादी है ना, सभ्य आदमी है, इस तरह का आपको प्रतिपादन करते हुए लोग, टिप्पणी करते हुए लोग मिलेंगे। तो कहता है सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, है ना, ये तीन मूल तत्व हैं किसके, आपके नैतिक विकास के। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है कि नैतिक विषय इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहला, सामाजिक प्रक्रिया में आपका भाग लेता है, अगर आपके पास नैतिक स्वरूप अच्छा है तो आप क्या कीजिएगा, समाज में आपका स्वरूप क्या होगा, अच्छा होगा, तो आप सामाजिक प्रक्रिया में भाग लीजिएगा कि नहीं, आपके विचार अच्छा होंगे तो लोग आपको बुलाएंगे भी, अरे यार उसको बुलाओ ना, आदमी अच्छा है, बॉन्डिंग बनेगा, रिलेशन डेवलप होगा कि नहीं समाज में, है ना, किसके आधार पे, आपकी व्यवहार के आधार पे। ठीक है, तो कहता है यह धीरे धीरे विकसित होता है, बिल्कुल धीरे धीरे, अचानक तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, ये क्रमबद्ध धीरे धीरे जैसे जैसे एज बनता जाएगा, लोगों से आप जुड़ते जाइएगा, आपके अंदर विचार आएंगे, विचार को अभिव्यक्त कीजिएगा, व्यवहार कीजिएगा, उसी के आधार पे ये विकसित होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक कहता है आप अनुभव आधारित होता है, अगर आपके प्रति आपको कोई अच्छा विचार किया हो तो आप भी उसको क्या कीजिएगा, अच्छे विचार से बात कीजिएगा। कोई ऐसा थोड़ी कि आपको वो थप्पड़ मारा तो कहेगा हाँ ले भैया मार लो, है ना, फिर कहेगा हाँ भाई मार लो, गांधी जी का जमाना चला गया, आज का वो जमाना नहीं है ना। लेकिन बेसिकली क्या, इसको अनुभव के आधार पे रखा जाता है, क्योंकि आपका व्यवहार किसके आधार पे होगा, आपके अनुभव के आधार पे। जैसे भाई समाज आपके लिए बहुत अच्छा काम करे तो आप समाज के प्रति भी अच्छा काम करोगे, लेकिन वही समाज आपके खिलाफ काम करेगा, आपके साथ अच्छा काम
ना करे तो क्या कीजिएगा, हमको समाज से कोई लेने देना नहीं है, भाड़ में जाए, हमको क्या दिक्कत है ना, हम किसी की मदद नहीं करेंगे, ये बात होती है। क्यों? क्योंकि आपको वो अनुभव अच्छा नहीं मिला है, इसलिए कहता है इसका विकास आपके अनुभव के आधार पे भी होता है, एक्सपीरियंस के आधार पे होता है। फिर कहता है ये आपके संस्कृति से भी प्रभावित होता है। भाई संस्कृति में क्या कर रहे हैं, रीति रिवाज सिखा रहे हैं, परंपरा सिखा रहे हैं, है ना, तो चाहे वो दकियानुसी सोच के आधार पे हो या कोई वंशानुगत हो या जैसे भी हो, है ना, कि भाई हमारे वंश में ऐसा चलता आ रहा है, प्रथा आ रहा है ना, तो जैसी जैसी संस्कृति है वैसे वैसे उसकी भावना है, नैतिक है। जैसे मुस्लिम धर्मों की नैतिकता अलग है, हिंदू धर्मों की नैतिकता आपको अलग देखने को मिलेगी, क्रिश्चियंस की अलग मिलेगी, जैन की अलग मिलेगी, बौद्ध की अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति क्या है, अलग अलग, स्वभाव क्या है, अलग अलग, विचार क्या है, अलग अलग। समझ गए? कहता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये जन्म से लेकर, है ना, मृत्यु तक चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। कहां से कहां तक? जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहता है नैतिक विकास की प्रभावित करने वाले कारक, यानी अगर आपके अंदर नैतिक विकास लाना तो कौन सा, तो क्या 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 आपके योगदान देगा। तो अगेन आप पिछली बार देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम ये 3 की बात किए थे, ये 3 आपको सब में देखने को मिलेगा, परिवार, विद्यालय और मित्र समूह, ग्रुप जो आपका है। अलग क्या मिलेगा, तो भैया यहाँ पे मीडिया एज ए रोल प्ले कर रहा है नैतिक भावना को उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव बातों का प्रभाव रखना है, क्योंकि आप अपनी विचार या अपना व्यवहार क्या कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो मीडिया के माध्यम से, है ना। दूसरा है समाज और संस्कृति भी है, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, सामाजिक मूल्य है या ना नैतिक मानदंड है, उसके आधार पर भी क्या कर रहे हैं, आपके नैतिक विकास का प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। जिस तरीके के समाज में आप रहिएगा उसी तरीके का आपके अंदर नैतिकता भी देखने को मिलेगी, है ना। तो ये चीज है, यानी कि इसके भी कितने कारक, 5 कारक। कौन कौन से? परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, समाज एवं संस्कृति और मीडिया। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो 6, ऐसे देखा जाए तो 5। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, समझ गए ना, सीधा पूछ देगा कि भाई नैतिक विकास के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, क्वेश्चन दे देगा 1 2 3 4 5 6 करके, उसमें इस तरह का कुछ परिवार, विद्यालय, मित्र समूह वगैरह दे देगा, और भैया इसमें छाट के बताओ कौन कौन से है। समझ गया? जिसमें पिछला में देखेगा तो पिछला वाले में मीडिया नहीं था, भावनात्मक में, है ना, लेकिन इसमें मीडिया है। ठीक है, तो ये आपके 5 से 6 कारक हैं जो प्रभावित करते किसको, नैतिक विकास को। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, नैतिक विकास की अवस्थाएं, सेम उसी अवस्था में आएंगे। 4 अवस्था है हमारे जीवन काल का, बाल विकास का, है ना, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था और किशोरा बाल अवस्था, है ना। क्या शैशवावस्था में नैतिकता देखने को मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं है ना, उनका कोई व्यवहार नहीं है, अभी वो सीखने के क्रम में है ना, तो भाई वहां पे नैतिकता का अभाव देखने को मिलेगा, है ना। क्या वो सुख और दुख के आधार पे क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया करेगा, मतलब बच्ची का सुख दुख, समाज का सुख दुख नहीं, है ना। उसको अगर किसी से अच्छा लग रहा होगा तो उस बार खिलखिलाएगा, है ना, या उसी के आधार पे आप भाव प्रेम देगा। ठीक है, लेकिन वही दुख होगा तो आपके पास आएगा नहीं आएगा, या आपके प्रति अच्छा सोचेगा वो नहीं, आपसे डरेगा, आपसे दूर भागेगा, है ना। या आपके प्रति कोई पूछे कैसे है ना, हमको अच्छा नहीं लगता अंकल, ऐसे बोलेगा ना बच्चा, क्यों ना, हमको अच्छा नहीं लगते, बस बोलेगा अच्छा नहीं लगते, या कारण बताना हो तो कारण भी बताएगा कि नहीं वो मारते हैं हमको, उनसे डर लगता है, या जो भी चीज है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो उसका कहता है कि दंड एवं पुरस्कार के आधार पर ये व्यवहार करता है ना। स्टार्टिंग में बच्चे को क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए हम कुछ उनको चॉकलेट दे दिए या कोई प्राइज दे दिए, है ना, तो ऐसा कोई विषय वस्तु देते हैं जिससे बच्चा क्या होता है, खुश हो जाता है ना। तो उससे पूछो अगले दिन आपके फेवरेट टीचर कौन है, तो जो गिफ्ट दिया होगा उसको फेवरेट टीचर बना देगा। ठीक है, और जो टीचर उसको मारता होगा ना, हमको पसंद नहीं है, अच्छे टीचर ना है। ठीक है, भले का है क्यों ना, कितना ही अच्छा अंदर नहीं है, लेकिन अच्छे टीचर नहीं बोलेगा वो। ठीक है, रीजन कि भैया वो उसके व्यवहार किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, दंड और पुरस्कार के ऊपर। ठीक है, फिर कहता है नियमों की सीमित समझ होती है, ऑब्वियस बात है, जो भी नैतिकता की नियम है वो क्या होगी, उसकी समझ थोड़ी सीमित होगी। ठीक है, फिर कहता है उत्तर वाले अवस्था में कि सही एवं गलत की समझ विकसित होने लग जाती। क्यों? क्योंकि अब यहाँ बच्चा पढ़ने लिखने लग गया,
है ना, पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट समझ सकता है वो। ठीक है, साथ ही साथ वो सामाजिक स्वीकृति भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामाजिक स्वरूप में ढलने लगता है ना, समाज को अपने आंखों से, अपने हाथों से, सभी इंद्रियों से क्या करता है, महसूस करना चालू कर देता है। तो उसके अंदर सामाजिक स्वीकृति की भी महत्वपूर्ण अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। अब आता है किशोरावस्था। तो भैया यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है सबसे ज्यादा, है ना। तो भाई यहाँ पे नैतिक तर्क विकसित उसके अंदर होना चालू, यानी कि सही और गलत का बोध होना चालू हो जाएगा। और यही कारण कहते हैं कि बच्चा किशोरावस्था में क्या कहते हैं कि भैया खुद का एक डिसीजन लेना, समस्या समाधान करने के लिए योग्य हो जाता है। समझ क्यों? क्योंकि उसको सही गलत की पहचान होने लगती है, न्याय अन्याय की पहचान होने लगती है। फिर कहता है न्याय और समानता का भी समझ उसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं जिसमें नैतिक विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विकास, अलग अलग आधार पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में आपका एक सिद्धांतकारी है जिसका नाम है कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग ने कुछ सिद्धांत दिए जिसको 3 चरण में रखा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। वो थोड़ा छिप गया इधर, ठीक है ना, समझ गए। 3 चरण लगे, चरण 1, चरण 2, चरण 3। ठीक है, चरण टोटल, सॉरी, 3 अवस्था को 2-2 चरणों में बांटा, टोटल 6 चरणों में। पूर्व पारंपरिक को 2 चरण में बांटे हैं। ठीक है, पारंपरिक को भी 2 चरण में बांटा है, और तो क्या बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल को, देखो हिंदी भूल गए, यहाँ पे इसका होगा पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा, समझ गए। तो कहता है चरण 1 में, दिख रहा है, तो कहता है पूर्व पारंपरिक स्तर में कि भैया बच्चा क्या करेगा, चरण 1 में दंड और आज्ञा पालन से अभिविन्यास करेगा, है ना। यानी कि भैया बच्चा क्या, बच्चे के अंदर नैतिक स्वभाव कैसे लाइएगा, तो दंड और आज्ञा पालन के आधार पे। जैसे कि दंड से बचने के लिए क्या करेगा बच्चा, करके लाएगा। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, बेटा देख नहीं आएगा करके तुम पिटेंगे, है ना, मार खाओगे, है ना, डंडा खाओगे। तो बच्चा कहता है यार नहीं लेके जाएंगे ना तो टीचर हमको मारेगा, है ना। तो उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, नैतिक भावना क्या है उसके अंदर, दंड से बचने के लिए, है ना। तो क्या करेगा, सारा सही सही बना के लेके जाएगा, है ना। टीचर डांट देंगे, देख कल नहीं लाया ना तो कल हम तुमसे 10 बार उठक बैठक कराएंगे, है ना। तो क्या कर, उठक बैठक क्यों करें, हम याद करके जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज है। या तो दूसरे चरण में कहता है कि व्यक्तिगत लाभ के भी विन्यास देखने को मिलता है, मतलब बच्चा अपने लाभ के लिए करेगा, है ना। बच्चा क्या करेगा, लाभ के लिए, सही कार्य के लिए। देख बेटा फर्स्ट डिवीजन लाएगा ना, तुमको चॉकलेट देंगे, है ना, साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, गाड़ी खरीद के देंगे, खिलौने खरीद के देंगे। तो बच्चा क्या करता है, करना चालू कर देता है, समझ गए। जैसे देखते प्रोत्साहित करने छोटे बच्चों को, देखो कल आज तुम होमवर्क बना लिए, कल और अच्छे से बना लाना, हम तुमको 2 चॉकलेट दें। तो 2 चॉकलेट दें तो बच्चा आके क्या करना है, चॉकलेट के नाम पे बनाना चालू कर देता है। क्यों? कि उसको लाभ है। ठीक है, या तो दंड के यानी मार पिटाई के हिसाब से, या तो प्रोत्साहन के हिसाब से। दंड और प्रोत्साहन हम पहले भी देखे, है ना। तो भैया दंड या प्रोत्साहन के लोभ में क्या करेगा, वो अपना नैतिक विकास करेगा। और ये कौन कहता है, कोहलबर्ग कहता है, समझ गए। ठीक है, तो ये लाभ के लिए कार्य कब करता है, जब व्यक्तिगत रूप में होगा तो, है ना। लेकिन वही दंड और आज्ञा पालन के आधार पे होगा, तब क्या करेगा, वो दंड से बचने के लिए नैतिक विकास करना चाहेगा। ठीक है ना। फिर कहता है पारंपरिक स्तर, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जिसमें कहता है इसे बच्चा क्या करेगा, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करे। क्या बच्चा बनने की कोशिश करेगा, अच्छा बच्चा, कहते हैं ना गुड बॉय बैड बॉय, है ना। तो भैया यहाँ पे क्या करेगा, दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करेगा। क्या करेगा, ये दूसरों से सुनना चाहेगा कि हमको सब लोग क्या बोले, अच्छा बच्चा बोले, यू आर वेरी गुड बॉय, देखो ये बहुत अच्छा बच्चा है ना। तो उसके आधार पर वो अपना काम करेगा, नैतिक विकास करेगा, है ना। लोगों से अच्छा स्वभाव लाएगा, अच्छे से बातचीत करेगा, है ना, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं व्यवहार करेगा। तो लोग, ताकि उसको लोग दूसरे क्या बोले कि भैया ये लड़का देखो कितना अच्छा है ना।
तो ये चीज मन में भावनाएं आती कि लोग हमें अच्छा बोले, हमें बुरा क्यों बोले भाई, है ना। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था का अभिविन्यास करना, जहां पे आप नियम कानून का भी पालन करोगे, कोई डिसिप्लिन तोड़ोगे नहीं, डिसिप्लिन में रहोगे, है ना, ताकि लोग आपको बोले देखो द बॉय इज अ वेरी डिसिप्लिन बॉय, है ना, ताकि लोग आपको पुरस्कार वगैरह देखें दे, है ना। जैसे नियम कानून में जो रहेगा उसी को नाम हेड वेड बनाइएगा, जो नियम में तोड़ता रहेगा तो उसको हेड वेड बनाइएगा, स्कूल में होता है ना हेड बॉय हेड गर्ल, है ना। तो कुछ तो बनाएंगे जिसको नियम कानून व्यवस्था अच्छा हो, जो सभ्य हो, दूसरे की अच्छा बच्चा हो, दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करता हो, है ना। तो ये सब बच्चों को क्या बनाइएगा, इसको क्या बोलेंगे, पारंपरिक स्तर। पारंपरिक मतलब कि भैया परंपरा के हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से चलना चाहिए, रूल रेगुलेशन होना चाहिए, उस हिसाब से बच्चा क्या कर रहा है, अपना विकास कर रहा है ना। तो उसी को चरण 3 और चरण 4 के रूप में देखो। तो इसको क्वेश्चन पूछने का आधार देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का आधार क्या है। क्वेश्चन पूछेगा सीधा यहाँ पे कि अच्छा बच्चा बनने का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने अपने किस चरण में दर्शाया है, तो तीसरे चरण में। कौन से, तो पारंपरिक स्तर के तीसरे चरण। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा पारंपरिक स्तर के तीसरे चरण, पारंपरिक स्तर के चौथे चरण, पूर्व पारंपरिक के पहले चरण, पूर्व पारंपरिक के दूसरे चरण। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चा, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। दंड अज्ञान किसमें चरण में, पहले चरण में। व्यक्तिगत लाभ किसमें है, तो दूसरे चरण में। अच्छा बच्चा वाला किसमें है, तीसरे चरण में, है ना। कानून एवं व्यवस्था किससे चरण में है, चौथे चरण में। पांचवें चरण में क्या है, तो उत्तर पारंपरिक स्तर अभिविन्यास की बात करता है। और सार्वभौमिक नैतिक विकास किसमें बात करता है, तो छठे चरण में करता है। तो ये चरणबद्ध आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से पूछता है ना। तो सब पलट के, ताकि बच्चा फंस जाए। लेकिन फंसेंगे क्यों, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्यों फंसेंगे, सिंपल सी बात है। तुम हमको पता है तुम कैसे पूछोगे, पूछो जैसे पूछना है, समझ गए। बस क्या करेगा, क्वेश्चन में ना कहानी डालेगा, एक सिचुएशन डालेगा, केस स्टडी ऐसा, समझ गए। और उसी से बस कहानी में फंसना नहीं है अपने को, हमको वहां पे क्या करना है, कीवर्ड को ढूंढना है, मूल तत्व को। अब मूल तत्व को ढूंढ के, मूल तत्व क्या होगा, वो पूछेगा कि भैया नैतिक विकास के संदर्भ में कोहलबर्ग ने कौन से चरण में इसको रखा है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड तो लिखिएगा ना, दंड और क्या कहते हैं, आज्ञा पालन, या व्यक्तिगत लाभ, या अच्छा बच्चा, या कानून या व्यवस्था, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, या उत्तर पारंपरिक स्तर। ये कहीं ना कहीं ये कीवर्ड है, ये लिखना ही लिखना है उसको, ये किसी और भाषा में नहीं लिख सकता है वो, समझ गए। तो हमको बस एक कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ के सीधा आंसर टुक सनी मार देना है, समझ गए, बिना कोई सोचे पूछे। लेकिन जब ये पॉइंट याद रखिएगा तब। नॉर्मली बच्चा लोग क्या करता है, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, बस रिकन्वेंशनल जी हाँ ये होता है, पढ़ लिए, लेकिन उसको ये से नहीं पढ़े जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी सब पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के आधार पे थ्योरी पढ़ा जाता है। जब ऐसे पढ़िएगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जब भी टेस्ट लेंगे ना तो हो सके उसमें देखिएगा ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। जब पीवाईक्यू उठा के देखिए 2011, 12, 13, 14 कोई भी देखिए, उधर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह, समझ गए। क्योंकि आज भी टेस्ट का सॉल्यूशन ले रहे थे पेपर 2 का, तो एसएसटी वाला, तो उसमें भी क्वेश्चन आपको इस आधार पे पूछा हुआ था। किससे नहीं था, कोहलबर्ग से नहीं था, वो आपके प्याजे के सिद्धांत के आधार पे था, समझ गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के आधार पे पूछा जाता है। है तो देखिए, पोस्ट कन्वेंशन के तीसरे चरण में क्या कहता है, उत्तर पारंपरिक स्तर, जहां पे कहता है कि आप समाज के हित में निर्णय लीजिएगा। क्या कीजिएगा, समाज के हित में निर्णय। तो देखो इसी के टॉपिक पे पूछेगा कि भाई कोहलबर्ग के समाज के हित में निर्णय लेने की अवस्था में नैतिक विकास के परिक्रम को किस चरण में रखा गया है। तो किसके चरण में, तो ऑप्शन में या तो चरण 3 लिखा होगा, या तो लिखा होगा उत्तर पारंपरिक स्तर चरण 3, समझ गए। वो भी किसके आधार पे, तो भैया पारंपरिक स्तर, यानी उत्तर पारंपरिक स्तर बोलेंगे, पोस्ट कन्वेंशन शब्द हुई उत्तर पारंपरिक स्तर बोलेंगे, हिंदी में भी वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा,
फिर कहता है चरण 6 जो है वो क्या कहता है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा चरण हुआ है ना, ये चरण क्या हो गया 5, ये छठा चरण है जिसको हम कहेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, है ना, जिसमें न्याय, समानता और मानवता की बात कहें। तो भाई मानवता के आधार पर पूछे कौन सा चरण, छठा चरण, जिसको हम क्या बोलेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। या समानता की बात करें तो कौन सा चरण, छठा चरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। या न्याय की भी बात करें तो कौन सा चरण, सार्वभौमिक नैतिक। क्यों कि न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, समाज में जो भी लोग रहे सभी के लिए सामान्य देखना और सामान्य रूप होना चाहिए, और सभी के लिए हमारी इंसानियत कैसी होनी चाहिए, मानवता के आधार पर होनी चाहिए। तो ये सार्वभौमिक हो गया। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, समझ गए ना, जहां पे हम सभी को क्या करें, एक ही परिप्रेक्ष्य में देखें, सभी को एक ही तराजू में तौले, अलग अलग ना तौले। ठीक है, तो ये टोटल 3 चरण है जिसके 6 चरण हैं, तो 3 स्तर है जिसके 6 चरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पॉइंट है ये सब, समझ गए। जिसको वीवीआई लिख रहा हूं उसको एकदम माइंड में इतने अच्छे से क्लियर रखिए जिससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, कहीं नहीं जा रहा, समझ गए ना, चाहे वो पेडागोजी सीडीपी का हो, चाहे वो पेडागोजी लैंग्वेज का हो, चाहे वो पेडागोजी कहीं का, जहां नैतिक विकास का सिद्धांत आया एक क्वेश्चन आपका इसमें फिक्स है, सिर्फ इस सेक्शन से। ऐसे लगा करंट मार बड़ो करंट मार लगे तो पढ़ाएंगे। अगला देखिए, कहता है अब आपके अंदर नैतिक विकास हो रहा हो तो उसके आधार पे परिपक्व व्यक्ति की विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी नैतिक रूप से परिपक्व हो गया, मैच्योर है वो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, अभी ऊपर भी देखे थे भाई दबे, है ना, न्याय प्रिय होना चाहिए, सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, सहयोगी होनी चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अगर ये आधार दिख रहा है उसके अंदर, नेचर दिख रहा है, प्रकृति दिख रहा है, व्यवहार दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बच्चा क्या हो गया, नैतिक रूप से परिपक्व हो गया। समझ गए, कौन कौन सा, ईमानदार, जिम्मेदार, न्यायप्रिय, सहनशील, सहयोगी, अनुशासित, या दूसरे के अधिकारों को सम्मान करना, है ना। तो भाई वैसा सम्मान करने वाले रूप अगर इस तरह के परिप्रेक्ष्य देखने को मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नैतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। ठीक है ना। फिर वही कहता है अगेन शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका वीवीआई पॉइंट हो गया। ठीक है ना। तो कहता है आपको क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चों को हम आदर्शवादी बना सके। ठीक है। फिर कहता है नैतिक कहानियां सुनानी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर खुद से नैतिकता का भावना सर्जित हो। ठीक है। फिर कहता है सामूहिक गतिविधि कराइए ताकि उनके अंदर भी नैतिकता के रूप में, है ना, ताकि उनके नैतिक भावनाओं को उत्सर्जित कर सके। फिर कहता है सहयोग या सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए, है ना, यानी बच्चों को क्या करनी चाहिए, एक दूसरे से साठ गांठ मिला के क्या करना चाहिए, नैतिक विकास पे काम करना चाहिए ताकि उनके अंदर पता चले कि नैतिकता होता क्या है, कैसे एक दूसरे से हम अन्याय या न्याय जैसे होता है ना, अच्छा बुरा का हम भेद दिखाते हैं, है ना, कि भाई ये अच्छा काम है वह बुरा काम है ना, तो उसके आधार पे हम उनका क्या एक रोल प्ले भी करने कहते हैं। ठीक है। फिर कहता है लोकतांत्रिक वातावरण बनाए। लोकतांत्रिक का मतलब कि भैया लोकतंत्र क्या बोलते हैं, विद द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता से, जनता के द्वारा। ठीक है। यानी कहने का मतलब उनके अंदर क्या, सदाचार की भावना, ताकि वो समाज में रहने वाले हर वर्ग को क्या देखे, एक समान देखे। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है, सभी को एक समान एक तराजू में रखना, है ना, अलग अलग क्या करते हैं, दृष्टि से नहीं देखना, अलग अलग पृष्ठभूमि नहीं रहे, सभी को क्या करना, एक समान। तो इसी को क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक वातावरण बनाए रखना। फिर कहता दंड के स्थान पे क्या करें, सकारात्मक अनुशासन बनाए, है ना, यानी बच्चा कोई नैतिक विकास नहीं कर पा रहा है तो उसको भैया अच्छे गुण का सजा मत, मारो नहीं, क्या करो, उसको समझाओ, उसके अंदर नैतिक अनुशासन बनाओ कि बेटा ये देखो इस तरह नहीं करते, गलत है ना, इसको आप ऐसे कीजिए तो सभी के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के प्रति भी अच्छा होगा। आपको भी लोग क्या कहेंगे, अच्छा आदमी बोलेंगे, है ना। अभी अच्छा बच्चा वाला सेक्शन बात किए थे,
चौथी चरण में, ये था ना, सॉरी तीसरे चरण में, दूसरे स्तर के पहले चरण में, यानी तीसरा चरण में, ठीक है। तो ये बात होता है, यानी ये क्या है, आपकी भूमिकाएं हैं किसके रूप में, शिक्षक के रूप में। तो ये आपका VVI पॉइंट है, ठीक है ना। क्या, आदर्श व्यवहार, नैतिक कहानियां, सामूहिक गतिविधि, सहयोग और सहिष्णुता, लोकतांत्रिक वातावरण और दंड के आधार पर सकारात्मक अनुशासन बनाना, है ना, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड बताना है बच्चे को, ठीक है। फिर आता है कि नैतिक विकास हेतु गतिविधियां क्या होनी चाहिए, है ना। अगर बच्चे के अंदर गतिविधि नैतिक विकास का क्रम करवा रहा है कोई शिक्षक, तो उसको किस गतिविधि में शामिल कीजिएगा, तो कह रहा है नैतिक कहानियों में, अभी कहानी की बात कर ही रहे थे। फिर कहता है रोल प्ले, भूमिका निभाएगा तब ना उसको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर कहता है ग्रुप चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम, पोस्टर मेकिंग या केस स्टडी, ठीक है। अगली चीज देखिएगा, तो ये जो है कहानियां, भूमिका, चर्चा या सहयोग, ये सब क्या है, हर में कॉमन मिलेगा, विकास के हर आयामों में क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो उसके लिए याद करना नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना है, समझ गए ना, क्योंकि हर चीज याद नहीं की जाती, कॉमन सेंस का भी काम होता है, ठीक है। तो वो चीज है, पोस्टर लगा बनाने से क्या होता है, अगर कोई हम डिजाइन बना देते हैं, बेटा ड्राइंग बना के लाना नैतिकता के ऊपर, है ना, समाज के ऊपर, तो भैया बनाएगा तो क्या बनाएगा, अपने सोच बूझ पे बनाएगा, है ना। तो उससे भी उसके अंदर नैतिकता का, भावना का पता चलेगा कि बच्चा सोचता क्या है, एक दूसरों के प्रति या किसी और के प्रति, ठीक है। ठीक आता है केस स्टडी, अगर उनको वैसा कोई नैतिक भावना के आधार कोई केस स्टडी दे, तो उसके आधार पे भी वो डिस्कशन करेगा, सोचेगा, समझेगा क्या सही है क्या सही है। जैसे